कि भाई जो भी आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है उसके अंदर बेसिक पॉइंट्स कौन से जो आपको 100% ध्यान रखने ही है। देखो सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, सारे बच्चे क्लासेस लेते हैं, सारे बच्चे पास होते हैं क्या? नहीं होते, है ना? क्यों नहीं होते? ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लक फैक्टर काम करता है, मैं मानती हूँ, लेकिन सबसे मेजर रीजन जो है पास ना होने का वो है लैक ऑफ प्लानिंग। जिस बच्चे के पास हैंड रिटन प्लानिंग नहीं होती ना अपने एग्जाम्स की, मैं तुमको लिख कर देती हूँ, वो बच्चे का अगर कोई एकदम ही हाई लेवल बच्चा होगा ना तो ही फिर वो क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर होने के चांसेस ही नहीं होते। ओके, तो आपके पास हैंड रिटन प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, पहली बात तो ये। ओके, दूसरी बात कि मैम कैसे प्लानिंग करें, क्या करें, ऑडिट कितनी बार रिवाइज होनी चाहिए एग्जाम से पहले? पहली बात तो ऑडिट थियरी सब्जेक्ट है, ठीक है? थियरी सब्जेक्ट जो भी तुम्हारे 3 थियरी सब्जेक्ट है बेसिकली, एसएम, ऑडिट और लॉ, है ना? तो कोई भी थियरी सब्जेक्ट हो तुम्हारा, चाहे वो तुम्हारा एटलीस्ट 3 to 4 बार रिवाइज होना चाहिए एग्जाम से पहले, एटलीस्ट, ठीक है? एटलीस्ट 3 और मैक्सिमम 4। ओके, तो मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 ये रिवीजन आपका होना ही चाहिए बेटा। इसके अलावा पास होने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आप 3 से 4 बार किसी चीज को गो थ्रू नहीं करोगे ना, तब तक वो चीज आपके टिप्स पे आ ही नहीं सकती। और अगर आपके क्वेश्चन आंसर या जो भी कॉन्सेप्ट है वो टिप्स पर नहीं है तो लिखना तो बहुत दूर की बात है। ओके, और ऑडिट में, एसएम में, लॉ में है ही क्या, सब कुछ लिखने पे डिपेंड करता है, सब कुछ लिखने पे डिपेंड करता है। तो पहली चीज तो ये कि मैम कितने रिवीजन होने चाहिए, तो मुझे लगता है कि 3 से 4 रिवीजन आपके एग्जाम से पहले होने ही चाहिए। मैम फेब चल रहा है, मई में एग्जाम है, 3 रिवीजन करेंगे कैसे? सबसे बड़ा क्वेश्चन। 3 रिवीजन आप बोल तो रही हो मैम 3 होने चाहिए, होने तो चाहिए, पर करेंगे कैसे? बताओ मुझे कैसे करेंगे? बहुत इजीली हो सकते हैं 3 रिवीजन, तो बहुत इजीली हो सकते हैं। देखो एक ना छोटी सी ट्रिक नहीं बोलूंगी मैं, बहुत सारे बच्चे ये चीज करते भी होंगे, पर जो नहीं करते ना उनके लिए स्पेशली मैं ये बात बोल रही हूँ। तुम्हें पता है थ्योरी पढ़ना और याद करना अपने आप में थोड़ा सा ना लेजीनेस फील होती है जब अपन वो चीज करते हैं, पढ़ते हैं तब भी करते हैं, जब आप रिवाइज करोगे खुद से तब भी वो चीज फील होगी। आपको पता है मॉर्निंग का जो टाइम होता है, सुबह का जो टाइम होता है, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव टाइम। ये अपन सबको पता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम तो घर में कचकच किचकिच नहीं होती है। ओके, बहुत शांति होती है, हमारे दिमाग में और कोई बकवास नहीं होती, क्योंकि जो बकवास होनी होती है वो रात को होकर खत्म हो जाती है। ओके, तो मॉर्निंग में कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली टू द होल डे दिमाग थोड़ा सा फ्रेश रहता है और शांति बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके, तो मॉर्निंग टाइम में सबसे ज्यादा इफेक्टिव टाइम होता है थ्योरी पढ़ने का। और उससे क्या होगा पता है? पूरे दिन में टेंशन नहीं रहेगी कि अरे अभी तो थ्योरी भी पढ़नी है, ऑडिट तो उठा ही नहीं पूरे दिन के अंदर। ओके, उसके बाद सबसे मेन चीज की टाइम कौन सा डिसाइड करना है आपको थ्योरी पढ़ने के लिए? हमेशा मॉर्निंग टाइम आपको उठाना है। अब आप लोग रिवाइज कैसे करते हो? सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल तरीका होता है सबका रिवाइज करने का। मुझे 10 दिन में अकाउंट्स करनी है, अगले 7 दिन में टैक्स करनी है, अगले 10 दिन में ये सब्जेक्ट करना है, उसके अगले 10 दिन में ये सब्जेक्ट करना है। यही तरीका होता है रिवाइज करने का। और कैसे करते हैं अपन? 10-10 या 12-12 दिन का टारगेट बना लेते हैं, 7-7 8-8 दिन का, जो भी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द सब्जेक्ट अपन टारगेट बनाकर चलते हैं कि इतने दिन में मुझे इस सब्जेक्ट को रिवाइज करके खत्म करना है। ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करना है, ठीक है? लेकिन लेकिन ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो आपको हल्का सा ट्रिक चेंज करना है, अगर आपको उसको 3 बार रिवाइज करना है तो। 10 दिन में पूरी ऑडिट करने की जगह 10 दिन में आप भाई 10 दिन के अंदर डेली 6-6 घंटा क्या पढ़ोगे? ऑडिट ही ऑडिट पढ़ोगे। ये चीज करने की जगह थ्योरी ना बेस्ट इफेक्टिवली प्रिपेयर पता है कैसे होती है? आप महीने भर रोज सुबह 3 घंटा ऑडिट पढ़ो। बात समझ में आ रही है? आप ये मानो आज कौन क्या डेट हो रही है? 2 फेब है क्या? फर्स्ट है? 2 फेब है। ओके, तो मानो कि बस फेब स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है? मैं तो मार्च से अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारा, ठीक है? क्योंकि ना क्या होता है ना, एक्चुअली फेब तो कहीं ना कहीं अभी क्लासेस भी तुम्हारी जारी रहेगी, तो जब क्लासेस जब तक आपकी कंटिन्यू है तब तक आप मॉर्निंग रूटीन नहीं बना सकते किसी भी चीज का, ये ऑब्वियस ही बात है। तो मैं मान रही हूँ कि 15 फरवरी तक तुम्हारी क्लासेस कहीं ना कहीं स्टार्ट रहेगी, मतलब खत्म हो जाएगी 15 फरवरी तक। उसके बाद तुम्हारा 5-7 दिन थोड़ा सा सेटल डाउन होने में भी टाइम जाता है, बुक्स को, घर को आप सेटल डाउन करते हो कि हाँ यार अब मुझे खुद का रिवीजन स्टार्ट करना है। तो मैं तो तुमको एकदम एंड पॉइंट पर लेकर जा रही हूँ। तुम ये मानो कि तुम फेब एंड अगर चालू कर देते तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मार्च। ओके, कंसिडरेबल टाइम ले रही हूँ, अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मार्च ले रही हूँ। अगर तुम 1 मार्च को भी ऑडिट लेकर बैठते हो और डेली
सुबह 2 से 3 नहीं, 3 to 4 आवर्स, 3 तो मैं मिनिमम मान रही हूँ, 4 तुम्हारी श्रद्धा है, ओके। तो 3 to 4 आवर्स सुबह आप क्या करो, ऑडिट करो। 10 दिन में खत्म करने की जगह कम टाइम दो सब्जेक्ट को, लेकिन रोज दो। बात समझ में आ रही है? ये थ्योरी है बेटा, सारा दिमाग का गेम है। अगर आप 7 घंटे दिन में थ्योरी पढ़ोगे ना 10 दिन, तुम्हारा 10 दिन बाद दिमाग एकदम ठप हो जाएगा और कुछ पढ़ने की जगह ही नहीं बचेगी। और करते हैं, मैंने भी इस तरह से ही किया है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जो वे बता रही हूँ वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। बाकी अपना अपना तरीका है। आप डेली, अब आपने क्या किया, 1 से 30 मार्च तक रोज सुबह क्या पढ़ा, ऑडिट पढ़ा। आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया और महीने भर का टाइम तुम्हें मिला है, रोज थोड़ा थोड़ा कर रहे हो। और जब तुम उस एक महीने में फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, चाहे तुम लॉ का कर रहे हो, तुम ऑडिट का कर रहे हो, तुम एसएम का कर रहे हो, तुम किसी का भी फर्स्ट रिवीजन जब करते हो ना, तुमको डिटेल्ड रिवीजन करना है। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट रिवीजन इज ऑलवेज द मोस्ट डिटेल्ड रिवीजन। जितना पढ़ सकते हो डीपली, क्योंकि आने वाले रिविजन्स में इतना डीपली नहीं पढ़ पाएंगे हम। जो इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, जो चीजें टिपिकल मार्क करेंगे फर्स्ट रिवीजन में, वो ही पढ़ पाएंगे अपन सेकंड में। फिर सेकंड रिवीजन का क्या मतलब है, अगर फर्स्ट जितना ही टाइम दे रहे हो उसके अंदर दो, ओके। तो फर्स्ट रिवीजन एकदम कोर है अपना, एकदम बेसिक्स है अपने। फर्स्ट रिवीजन के अंदर तुमको जितना डीपली हो सकता है, जितना कॉन्सेप्चुअली हो सकता है, जितने ज्यादा वर्ड टू वर्ड रीडिंग कर सकते हो, वो सारी करनी है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट रिवीजन कैसे करना है, डिटेल्ड। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एकदम डिटेल्ड करना है, विद क्वेश्चंस करना है। डिटेल तो वही होगा ना, आप चैप्टर भी पढ़ रहे हो, साथ में उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख रहे हो, आप कॉन्सेप्चुअली कर रहे हो, फिर उसके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हो, तभी वो डिटेल होगा, ओके। तो एक चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए मानो आप लोगों ने पहले पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर रीड कर लिया, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन सबको भी याद कर लिया, पढ़ लिया, ओके, तब वो डिटेल माना जाएगा। और धीरे धीरे कर रहे हो, आराम से कर रहे हो, डिटेल में कर रहे हो। फर्स्ट रिवीजन हो गया। अब अगर तुम्हें फर्स्ट रिवीजन में रोज 2, 3, 4 घंटे देके, अगर ये मानो कि तुम अप्रोक्स महीना भर ले रहे हो, तो सेकंड रिवीजन में 15 दिन तो है ना, इतना तो कम करोगे ही ना। एक महीना तुम फर्स्ट रिवीजन में ले रहे हो, तो दूसरे में तुम कितना टाइम लोगे, 15 दिन ले लोगे मैक्सिमम, क्योंकि तुम्हारा बहुत डिटेल्ड हो गया फर्स्ट के अंदर। अब सेकंड रिवीजन में तुम कब चालू कर रहे हो बेटा, अप्रोक्स 1 अप्रैल से चालू कर रहे हो, हाँ है ना, 1 अप्रैल से अपन चालू करें। 1 अप्रैल से तुम ये मानो कि तुमने 15 दिन किसको दिए, सेकंड रिवीजन को दिए, सेकंड रिवीजन को दिए, ओके। सेकंड रिवीजन को अगर तुम लोग 15 दिन दे रहे हो, अब इसके अंदर क्या उतना ही डिटेल पढ़ना है अपने को? अगर उतना डिटेल पढ़ना तो 15 दिन में कैसे होगा भाई, ओके। और नीड भी नहीं होगी, क्योंकि पहले टाइम पे जितना तुम्हें याद करने के टाइम लगेगा उतना थोड़ी ना सेकंड में लगेगा। अब जो चीजें तुमने एकदम टिपिकल मार्क करी थी, या तुमको फर्स्ट रिवीजन से समझ में आ गया कि यार यहाँ यहाँ गड़बड़ है, या फिर ये चीज ज्यादा मुश्किल है, ये चीज ज्यादा लेंदी है, उसको तुमने और अच्छे से कर लिया सेकंड रिवीजन में, तो क्या मैं मान सकती हूँ कि 15 दिन में तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा वापस से ऑडिट का? कोई अनरीजनेबल बात कह रही हूँ क्या? बिल्कुल भी अनरीजनेबल नहीं कह रही मैं। 15 दिन, एक बात बताऊं, ज्यादा ले रही हूँ, 15 दिन में ज्यादा ही ले रही हूँ, लेकिन ठीक है, क्योंकि और बहुत सब्जेक्ट्स है साथ में, इसलिए मैं 15 डेज लेकर चल रही हूँ। आप कहीं ना कहीं 4 से 3 घंटा भी कर दोगे सुबह, क्योंकि बहुत कुछ करना है साथ के अंदर, है ना। तो आपने क्या किया, 15 अप्रैल तक सेकंड रिवीजन डन कर लिया। मैं रिवीजन की लास्ट डेट मानती हूँ 25 अप्रैल। क्यों? क्योंकि ना 25 से अकाउंट्स के अलावा कुछ नहीं उठाया जाता। वो ऑब्वियस ही बात है यार, एग्जाम से 7 दिन पहले तो आदमी पहला पेपर पढ़ेगा ही ना, उसके अलावा थोड़ी ना कुछ और पढ़ेगा। तो भाई अकाउंट्स के लिए वो टाइम वो किसी और सब्जेक्ट को देना भी नहीं चाहिए, और है भी नहीं किसी और के लिए। तो 25 अप्रैल तक ये मानो अपने पास रिवीजन का टाइम होता है। सेकंड रिवीजन कब खत्म हो गया, 15 को। सेकंड रिवीजन अगर तुम्हारा 15 दिन में हो रहा है, तो क्या अगले 10 दिन में थर्ड रिवीजन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है क्या? आराम से होगा, तुम्हें लगेंगे ही नहीं 10 दिन, तुम्हें 1 हफ्ता लगेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम 1 वीक बता दी मैं तुम्हें। लेकिन मान लिया अपन ने एक दिन कहीं पार्टी में चले गए, मन नहीं हुआ बीच में पढ़ने का, या कुछ भी इमरजेंसी आ गई, 10 दिन लेकर चल रहे हैं, तुम्हारा अगले 10 दिन में कौन सा रिवीजन होगा? थर्ड रिवीजन। ये तो मैं मार्च से स्टार्ट कर रही हूँ रिवीजन, तब तुम्हारा तीसरा रिवीजन करवा रही हूँ 25 अप्रैल तक। यही कोई बच्चा अगर अभी कंटिन्यूटी में पढ़ता है, तो फिर शायद उतना पहुंचेगा ही नहीं आगे, उसका पहले ही हो जाएगा। अब ये जो टाइम टेबल मैंने तुम्हें बताया है थ्योरी के लिए, या बेसिकली ऑडिट के लिए, क्योंकि मुझे देखो सबसे मेन चीज क्या है, सेकंड ग्रुप में अगर कुछ पकड़ने वाला सब्जेक्ट बच गया है ना, अब अगर बच गया है इस अटेम्प्ट से, तो क्या बचा है? खाली ऑडिट बचा है ना। अगर आपको ऑडिट क्लियर है, तो डेफिनेटली आपका सेकंड ग्रुप हो ही जाएगा। और थोड़ा सा कैसे कि ऑडिट कोर बन गया है सेकंड ग्रुप का, क्योंकि स्कोरिंग के लिए जो आपके पास सब्जेक्ट थे वो चले गए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ठीक है, इसीलिए इस चीज की ट्रिक बनानी बहुत जरूरी है।
अब इतना धीरे 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 रिवाइज करके भी तुम्हारा 25 अप्रैल तक कितने रिवीजन हो गए बेटा? ये तो मैंने बहुत एवरेज बच्चे के हिसाब से रिवीजन बताए। मेरे जैसा कोई बच्चा हो एकदम एवरेज कि भाई अपने को आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, ज्यादा अपने से नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही कर सकते हैं, उसके लिए तो भी 3 रिवीजन कितने तुम्हारे आराम से हो सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? तुम बताओ क्या है? यस एग्जैक्टली, बस ये वर्ड ही मैं कहने वाली थी, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी इज द की। तुमको ये जो मैं काम बता रही हूं ना, तुम्हें करना रोज पड़ेगा। एक ये ही पॉइंट है खाली, तुम्हें ये काम करना डेली पड़ेगा। लेकिन यार ठीक है ना, मैं 10 दिन में भर भर के वो सब्जेक्ट करने की जगह अगर उस सब्जेक्ट को डेली लेकर चल रही हूँ, क्योंकि उस सब्जेक्ट का नेचर वाकई में टिपिकल है, वाकई में हार्ड है, थोड़ा बहुत ज्यादा थ्योरी है उसके अंदर, तो आपको ट्रिक तो बदलना ही पड़ेगा, आपको वो चीज तो चेंज करनी ही पड़ेगी। और मैम ऑडिट के साथ क्या उठाएं फिर? ये तो खत्म हो गया ना, सुबह घर वाले तो उठे ही नहीं, उससे पहले ऑडिट का तो कोटा ही खत्म हो गया हमारा जो करना था आज का। ओके, तो बाकी पूरे दिन में क्या आराम थोड़ी ना करेंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आपका दिमाग पता है मैं सुबह पढ़ने के लिए क्यों कह रही तुम्हें? बच्चे ना मुझसे बहुत सारा, ठीक है एक चीज तो ये हो गई ना कि तुम्हें करना कैसे 3 रिवीजन, ये बात तो अपनी डन हो गई। अब आगे की एक बात बताती हूँ मैं। बच्चे ना मुझे बहुत बार ऐसे कहते हैं कि मैम एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए हमें एटलीस्ट? तो पहली बात तो ये बच्चे टू बच्चे वैरी करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है। कुछ बच्चे यार खतरनाक होते हैं, मतलब वो 13-14 घंटे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो कुछ ही होते हैं। ओके, मुझे लगता है इफेक्टिवली अगर आप 8 to 9 आवर्स भी दे के देते हो, 8 आवर्स भी देते हो इफेक्टिवली कंसिस्टेंटली, बहुत इनफ है। ओके, अब तुम एक बात सोचो, 8 घंटे देना बहुत बड़ा क्राइटेरिया लगता है, ठीक है, वैसे इतना बड़ा क्राइटेरिया है नहीं। अगर तुम मॉर्निंग में जल्दी उठते हो और मॉर्निंग वाला ये बैच करते हो 3 से 4 घंटे का, तो जो तुम्हारा पूरा दिन 24 घंटे में जो तुम्हें 8 घंटे करने हैं, उसमें से 4 घंटे तो तुम्हारे 10 बजे के पहले ही हो गए। मॉर्निंग का मतलब भाई 8 बजे नहीं उठना है, मॉर्निंग का मतलब है 5, 5:30 उठना है। और अब तो गर्मी का टाइम आ जाएगा तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी, और 5:30 इज नॉट अर्ली, है ना? मतलब 5 बजे उठोगे तो भी थोड़ा फ्रेशन अप होके 5:30 भी पढ़ने बैठते हो तो भी 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, बीच में आधी घंटा सो भी गए फिर से तो 10। ओके, तो 10 बजे जब सारा काम एक्चुअली में घर में चालू होता है या सबके जाने आने का टाइम होता है, तब तक तो तुम छुट्टी तुम्हारी एक सब्जेक्ट से, तो और तुम्हारे दिन के 8 घंटे जो तुम्हें देने हैं उसमें से 4 घंटे भी हो गए। तो मॉर्निंग में मैंने 4 घंटे निकाल लिए। ओके, अब ये मानो कि भाई मैं पढ़ने बैठती हूँ शाम को 5 बजे, फिर से 5 बजे का अपन क्राइटेरिया लेकर चलते हैं, तो 6, 7, 8, 9, 10 अगेन 5 आवर्स, तो 4 घंटे, 4 घंटे आपके सुबह के और 5 घंटे आपके शाम के, तो भी कितना हो गया? 9 घंटे हो गए। और क्या 10 से 5 फ्री बैठे रहोगे क्या एग्जाम टाइम में? क्या तुम्हारा दिल, क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हें 10 से 5 फ्री बैठने देगा? क्या तुम्हारा ऐसा बेटा, ऐसे अपना अंतरात्मा भी तो बोलती है कि ना तू बहुत गलत कर रहा है खुद के साथ, क्या तुम्हें वो 10 से 5 फ्री बैठने देगी? अरे पूरे दिन में और नाना करते भी तुम क्या करोगे? 1 घंटा तो पढ़ोगे ना यार एक्स्ट्रा, उस बीच में 10 से 5 कितना बड़ा टाइम है 10 से 5। ओके, तो उसमें बच्चा ना 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 करके भी 1 से 2 घंटा तो पढ़ ही लेगा। सोचो तुम्हारा जो 9 घंटे का तुम्हारी प्लानिंग थी उसमें +2 तो अपने आप ही हो गया बिना तुम्हारे चाहे, और तुम टाइमली सो पा रहे हो 10 बजे रात को, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बीच में अगर तुम्हें फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना है तो यू हैव 10 to 5। कौन कहता है कि ना एग्जाम की प्रिपरेशन में बच्चा पागल हो जाता है और कुछ कर ही नहीं सकता है? तुम टाइम देखो कितना है तुम्हारे पास, 10 से 5 में आदमी को जो करना है करो भाई, कुछ भी तुमको जो करते नहीं है बच्चे, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि यू हैव टाइम फॉर योरसेल्फ, फॉर एवरी अदर थिंग। कोई फंक्शन, किसी भी चीज के लिए कोई अदर चीज मुझे करनी है, कोई इमरजेंसी का कोई काम है, कुछ भी है, 10 से 5 का टाइम कितना लंबा होता है यार, वो भी 9 घंटे पढ़ते हुए, वो भी बिना नींद गवाए हुए। ओ एग्जाम है हम तो पागल हो रहे हैं, बिना सोए हमने ऐसे 2 महीने निकाले तब पास हुई हूँ। अरे काहे के 2 महीने निकाले बिना सोए? ढंग से प्लानिंग करते तो ढंग से सोते, ढंग से पढ़ाई होती, चीजें भी अटेंड करते, घूमते भी, सब कुछ होता। होता कि नहीं होता? खाली खाली की टू सक्सेस क्या है? कंसिस्टेंसी। जो कर रहे हो वो रोज करो। बात समझ में आ रही है क्या? ये जो शेड्यूल मैंने तुम्हें बताया, मॉर्निंग का 5 to 10, 5:30 to 9:30 या 10, और शाम का 5 से 10 का 5 घंटा जो भी आपका हो गया, मतलब ये मुश्किल है?
ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है बेटा। पता है प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हम 10-11 बजे उठते हैं और फिर हमें लगता है ओहो आधा दिन तो निकल गया। आधे दिन में हमें 8 घंटे की पढ़ाई करनी है और मतलब और हम करना कब चाहते हैं? बहुत रात को। देखो अपने अपना ट्रिक्स होती है, कुछ बच्चे रात को ही पढ़ पाते हैं, वो अलग क्राइटेरिया, बट मैं तो एक एवरेज बच्चे के हिसाब से एक एवरेज शेड्यूल बनाकर दे रही हूँ पढ़ने का। कहाँ से 10 घंटे निकालना मुश्किल है, और ये 10 घंटे तो तुम, ये भी +2 है तुम्हारे पास, 8 + 2 आवर्स। कोई दिक्कत है क्या शेड्यूल के अंदर? तो अब तुम बोलोगे क्या कि हमें 10 घंटे पढ़ने में जोर आएगा? आएगा ही नहीं। मैं तो मार्च से बात कर रही हूँ, तुम्हें कर तो अभी से देना चाहिए थोड़ा थोड़ा चालू, क्योंकि तुम्हारा कोर्स काफी हद तक बाकी सब्जेक्ट्स का भी फिनिश हो गया। एक आध सब्जेक्ट का कोई बात नहीं, वो तो मतलब सेकंड ग्रुप तो बच्चों का अभी भी चल रहा है, आप बाकी कहीं जाकर देखोगे तो ऑन गोइंग क्लासेस है अभी। ओके, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। आपका 15 फेब तक कहीं ना कहीं कोर्स कहीं ना कहीं रनिंग पे रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैं तो अपने हिसाब से बात कर रही हूँ, ठीक है। ऑडिट कैसे करनी है ये बताया मैंने, क्योंकि पहले क्या है ना, एक सब्जेक्ट हुआ करता था EIS करके, उससे ज्यादा थ्योरी मुझे लगता है कि ठीक है, बस अच्छा है वो चला गया। ओके, तो उससे ज्यादा थ्योरी कभी देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब वो चला गया, तो अब अपने पास जो सेकंड सबसे ज्यादा अजीब सब्जेक्ट है थ्योरी का, वो क्या है? ऑडिट है। लॉ और ऑडिट दो ही बचते हैं बेसिकली, उसमें भी लॉ फर्स्ट ग्रुप में है, ऑडिट सेकंड ग्रुप में है, तो भाई ऑडिट सेकंड ग्रुप का कोर है, इसीलिए इसको पास करना बहुत जरूरी है बेटा। और ये पास होते ही तुम्हारा ग्रुप क्लियर हो जाएगा सेकंड, और ये पास होती नहीं है, लेकिन तुमको लगता है ना हलवा है, तो हलवा तो नहीं है, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपके सीए कोर्स का एकदम एसेंस है यार, ये ऐसे कैसे तुमको नंबर दे देंगे इसके अंदर, और थ्योरी का नेचर, और वो भी ऐसी थ्योरी की जान निकल जाए बच्चे की पढ़ने में, ठीक है। तो आपको जब किसी चीज का नेचर पता है ना, आपको उसके हिसाब से प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। अपन ने पूरी ऑडिट में यही पढ़ा है कि भाई ऑडिटर, ऑडिट प्रोसीजर्स, द नेचर ऑफ बिजनेस, द नेचर ऑफ एंटिटी के हिसाब से क्या करता है, द नेचर ऑफ रिस्क के हिसाब से क्या करता है, अप्लाई करता है। जितना ज्यादा रिस्क उतना ही अलग प्रोसीजर। तो ऑडिट में पास होने का रिस्क सबसे ज्यादा है, पास और फेल का रिस्क। तो जितना रिस्क असेसमेंट तुमने अब ऑडिट के सब्जेक्ट के लिए किया है, उतने ही ज्यादा प्रोसीजर्स तुमको लगाने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करोगे तो तुम्हारे ओपिनियन, तुम्हारे आंसर, तुम्हारा रिजल्ट सब क्या होगा? फेल ही होगा बेटा। तो आपको काम तो करना पड़ेगा, ये एक बात हो गई। अब अगली बात अपन करते हैं। हाँ, एक छोटी सी बात मुझे और बोलनी थी कि आप हमेशा एक ट्रिक हमेशा अपनाना, आप एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट साथ में चलाना रिवाइज के टाइम, रिवीजन के टाइम पे। एक थ्योरी के साथ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चलना चाहिए, उससे क्या होता है, दिमाग का बैलेंस बना रहता है, आदमी पागल नहीं होता पूरे दिन में। ओके, कुछ प्रैक्टिकल है और कुछ, और प्रैक्टिकल की भी जब तुम तैयारी करते हो, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं इतना तो बच्चों को एडवाइस कर ही सकती हूँ कि जब प्रैक्टिकल की भी तैयारी करते हो, जब फर्स्ट रिवीजन करोगे ना प्रैक्टिकल का भी, ऑडिट के साथ किसी मानो अकाउंट्स उठाई तुमने या कोई भी टैक्स उठाया कुछ भी वैसे, तो उसमें भी जो फर्स्ट रिवीजन होगा दैट शुड बी वेरी वेरी डिटेल्ड एंड कॉन्सेप्चुअल रिवीजन ऑफ योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑल्सो, मतलब लिखकर और तुम्हें सोल्व करके प्रैक्टिस करना है पूरा फर्स्ट रिवीजन। तब तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन प्रैक्टिकल का इफेक्टिव होगा। अगर तुम बिना लिखे बिना सॉल्व करे खाली कंसेप्चुअली अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो ना, दैट इज ऑफ नो यूज। बात समझ में आ गई? तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए भी है, तुमने ऑडिट उठाया, ऑडिट के साथ मानो पहले टैक्स उठा लिया, टैक्स को तुमने 10 दिन में प्रिपेयर कर लिया, फिर अगले 10 दिन के अंदर तुमने कौन सा है और तुम्हारे पास अकाउंट्स उठा लिया। अकाउंट्स का रिवीजन हमेशा एक कम लेकर चलते हैं अपन, क्यों? क्योंकि आखिरी 7 दिन अपन सिर्फ क्या करते हैं, अकाउंट्स करते हैं, है ना। तो अगर अपने को 25 अप्रैल तक बाकी सबके 3 रिवीजन खत्म करने हैं, तो अकाउंट्स का सिर्फ 2 ही रिवीजन खत्म करना है, क्योंकि उसके लिए अपने पास अलग से टाइम है आगे। ओके, बाकी के तुम 4 रिवीजन फिनिश करते हो 25 अप्रैल तक, तो तुमको 25 तक अकाउंट्स के अभी भी 2 ही करने हैं, क्योंकि बाकी बचे दिन में तुम सिर्फ अकाउंट्स करोगी, तो तुम उसमें अगेन उसे 2 बार कर सकते हो बहुत आराम से। तो ये चीज तो अपन सबको बहुत बेसिक चीजें है जो पता होनी चाहिए। तो तुम्हारे पास एक्चुअली फिर करने के लिए सब्जेक्ट कितने बचे? अकाउंट से तुमने हटा दिया एक, कितने बचे? उसमें से भी एक सब्जेक्ट ऑडिट, तो तुम क्या कर रहे हो, डेली चला रहे हो, तो वो वैसे क्राइटेरिया से आउट हो गया। अरे मुझे जो बनाना है ना कि 10 दिन में खत्म करना है, आगे के 7 दिन में इसको खत्म करना है, अकाउंट्स वैसे खत्म हो गया, क्योंकि उसके लिए लास्ट डेज अपन ने रख रखे, फर्स्ट रिवीजन तक उसको अपने को लेकर चलना है, बाकी उसको अपने को लेकर नहीं चलना आगे। ओके, ऑडिट वैसे खत्म हो गया क्योंकि अपन डेली कर रहे हैं, तो फिर शेड्यूल बनाने के लिए सब्जेक्ट कितने बचे? 4 का तो बन ही जाएगा यार, है ना। पूरा दिन है 10 से लेके रात को 10 बजे तक का, तो 4 सब्जेक्ट का तो अपन शेड्यूल आराम से बना ही सकते हैं। मैं सही बता रही हूँ, ऐसी प्लानिंग करोगे ना, तुम्हारे पास
इतना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए पढ़ना और उस चीज को करना, और कितने भी चाहो उतने रिविजन करना। और एक बात, सबसे जरूरी बात, अगर ऑडिट के पेपर के लिए मुझे तुम्हें कुछ बतानी है ना, तो वो सारी बातें ठीक है कि मैम 3 रिविजन होने जरूरी है, रोज सुबह उठकर पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, एवरीथिंग इज ओके, बट सबसे ज्यादा जरूरी बात ऑडिट के पेपर के लिए जो है वो ये है कि तुम्हें आज से डेली डेली एक एक क्वेश्चन लिखकर देखना है। तुम इस चीज को जैसे, भाई मुझे खाना खाना ही है, मुझे जिंदा रहना है, तो वैसे तुम्हें पास होना है ना, तो मैम की ये बात एकदम अपने रग रग में बसा लो कि मैम ने एक चीज का प्रॉमिस हमसे लिया है कि हम आज से डेली एक क्वेश्चन लिखकर प्रैक्टिस करेंगे ऑडिट का। तुम खुद सोचो यार, आज से 90 दिन तुम्हारे एग्जाम के हैं, तुम आज से भी एक क्वेश्चन लिखना चालू करते हो तो भी तुम्हारे एंड तक 90 क्वेश्चंस रिटर्न में तुम्हारे पास होंगे। तुम्हें आइडिया 90 क्वेश्चंस किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा होता है यार, 90-100 क्वेश्चन। और मैं एक क्वेश्चन बोल रही हूँ, जो बच्चा एक्चुअली में इस बात को सीरियसली लेगा ना, वो एक की जगह 2 ही लिखेगा डेफिनेटली। और तुम एक बात बताओ, तुम सुबह 4 घंटे ऑडिट को दे रहे हो रोज, तुम 3 घंटे 3.5 घंटे जो भी दे रहे हो, और 15 मिनट तुम्हें मैक्सिमम लिखने में लगता है। यहाँ पे इतना तो अपन ने देख लिया है ना, अपन बातें करते करते आधे घंटे में फिनिश कर देते हैं 2 क्वेश्चन इतने बड़े बड़े। तो 15 मिनट तुम उस 4 घंटे में से लिखने को नहीं दे सकते क्या? क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? पता है प्रॉब्लम क्या है? बच्चों को पता ही नहीं कि ऐसे करना भी है क्या, कि ऐसा करना भी चाहिए क्या। मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ बेटा, अगर तुम आज से 90 क्वेश्चन लिख लोगे ना, तो पास होना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं ऑडिट में। मैं ये लिखने वाली चीज पास होने के लिए बता ही नहीं रही हूँ, वो बताओ तो मैंने बता दिया कि तुम्हें रोज सुबह उठ के पढ़ना है, पास तो बच्चा हो जाएगा। ये मैं तुम्हें अच्छे स्कोर के लिए बता रही हूँ, क्योंकि सेकंड ग्रुप में आपके पास ऑडिट, बच्चे सोचते हैं कि ना ऑडिट में नंबर नहीं आते, मैं बोलती हूँ नंबर अच्छे, एग्जाम्शन के लिए मैं तुमको ये चीज बता रही हूँ कि अगर तुम्हें एग्जाम्शन चाहिए, तुम्हें इससे छुटकारा चाहिए कंप्लीटली, हमेशा एग्जाम्शन के साथ तुम डेली एक क्वेश्चन लिखो, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें एग्जाम्शन लाने से। और लिखकर फिर उसको जो सजेस्टेड आंसर आते हैं ना आपके, उससे क्या करना है, कंपेयर भी करना है, तभी तो पता चलेगा ना कमी कहाँ पे है। ये तो मैं तुम्हें डेली बोलती हूँ कि लिखकर तुम छोड़ मत दिया करो, उसे इवैल्यूएट भी किया करो बुक के साथ मैच करके, यार ये शब्द बुक में है, मैंने नहीं लिखा, मतलब ये मैं लिख सकती थी, ये ज्यादा बेहतर हो सकता था। तुम 90 क्वेश्चन अगर लिख लोगे तो यार फिर भी तुम्हारी राइटिंग का प्रॉब्लम ही रहेगा क्या? बताओ। और अपने आप को ना सही मानने की जरूरत नहीं ज्यादा कि हाँ यार ये 2 लाइन बुक में लिखी, मैंने लिखी, ठीक है सही तो कर ही लिया। नो, कंपेयर इट प्रॉपरली कि उसने क्या वर्ड्स यूज करे, तुमने क्या करे, कहाँ कमी है। और जो बच्चे बाय द वे, अगर कोई 2-4 बच्चे हिंदी मीडियम से है या फिर उन्होंने अभी जस्ट ऑप्ट किया है, उनके लिए तो एक्सेसिवली इंपॉर्टेंट है ये चीज, हर आदमी के लिए जो ऑडिट का पेपर देता है। ऑडिट के पेपर में बच्चे पास नहीं होते, उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि वो राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस बेटा मेरी जिम्मेदारी नहीं है आपको कराना, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। तुमको चालू करवाने का रीजन पता है क्या? राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे ताकि तुम्हें हैबिट बने, बस यार हम लिखते थे तो हम खुद भी लिख लें, सिर्फ ये रीजन है तुम्हें अभी कराने का कि यार पता नहीं यार बच्चे खुद से करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी से चालू करवा दो ताकि इनके फ्लो में रहे वो चीज। तो लिखोगे अगर डेली एक क्वेश्चन 90 दिन ना, आज से पक्का तुम क्लियर हो जाओगे यार। तो क्या कोई ऐसा कोई, क्या है, एक बुक ही तो है अल्टीमेटली, और कुछ एक्स्ट्रा बवाल तो है नहीं। ओके, मतलब मैं सिर्फ ऑडिट की बात नहीं कर रही, एक्चुअली ये हर थ्योरी में अप्लाई होता है, आप लॉ में भी कर सकते हो ये चीज। जब आप लॉ का रिवीजन करोगे, कभी भी करते हो पूरे दिन में से, तो कभी आप 2 से 3 घंटे तक सब्जेक्ट को देते ही हो ना एटलीस्ट, तो उसमें से लास्ट के 15 मिनट राइट इट डाउन, एक क्वेश्चन कोई भी तुम्हारी इच्छा का। और जब आप फर्स्ट रिवीजन डिटेल करते हो या सेकंड टाइम जब आप करोगे, तो आपको लास्ट 2 आरटीपीज कंसिडर करनी है। टेस्ट सीरीज, आरटीपीज, एमटीपीज, ये जो आती है ना, क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? यहीं से तो मिलेंगे। अपने पास बुक है, वो तो अपने को देखनी है साथ साथ, लेकिन और अच्छे क्वेश्चंस चाहिए, आप आरटीपी देखो, आप एमटीपी देखो, टेस्ट सीरीज देखो। क्वेश्चन आंसर ही बेटा पास होने का जरिया है, मुझे तो ये पता है, मैं कब से कह रही हूँ ये बात, तो कि पढ़ाई तो करनी है, टेक्स्ट से, मॉड्यूल से, कंटेंट तो अपने को यूज करना ही है, लेकिन पास होने के लिए और अच्छे नंबर से पास होने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर देखने ही पड़ेंगे। बिना क्वेश्चन आंसर देखे थ्योरी में तुम क्या यार, एक लेवल के बाद शायद टीचर्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे ये कौन सी टॉपिक का क्वेश्चन है। तो वो तभी आएगा जब आप क्वेश्चन आंसर देखते हो। और ये तो मेरी खुद की आप बीती है एकदम ये चीज, तो मैं खाली ऐसा नहीं कि
बोलने के लिए कह रही हूँ, मैंने तो इंटर के अंदर देखे ही क्वेश्चन आंसर थे दुनिया भर के, लेकिन दुनिया भर जहां से मुझे क्वेश्चंस मिले ना मैंने वो सब देख डाले, वो सब पढ़ डाले। तो पेपर के अंदर लगा ही नहीं कि यार ये तो बिना देखा हुआ है, होता है एक आध क्वेश्चन, फिर भी ये उनका पैटर्न ऐसा ही है। तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन तो एक्सेप्शन है, वो सबके लिए टिपिकल आएंगे, तुम्हारे लिए थोड़ी ना आएंगे खाली। तो अगर आपको पास होना है, अच्छे नंबर से पास होना है, ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको शेयर करी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसको दिल में बसा लेगा और जो बसा के फॉलो करेगा। खाली सुनने से कुछ नहीं होता बेटा, फॉलो भी करना पड़ता है। तो हर कोई भी मोटिवेशनल लेक्चर देता है वो क्या बोलता है, खाली बोलने से कुछ नहीं होता, उसे अपनाना बहुत जरूरी है। और ये तो अब आपके एग्जाम्स इतने सर पे है कि आपको ना ये बात हवा में लेनी ही नहीं चाहिए। आपको जो पास होने के लिए भाई जो लगता है 2 महीने में तुम जो कर सकते हो करो ना। सोचो तुम अब नहीं करोगे, तुम्हें फिर करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारा पास का रिजल्ट आएगा ना लाइफ में, चाहे कभी भी आओ, उससे पहले तुम्हें काम तो सारे यही करने पड़ेंगे। तुम अब कर लो, तुम चाहे बाद में कर लो, अब वो तुम्हारा डिसीजन। ये सारे काम करे बिना पास का बच्चा नहीं हो सकता। इतना टाइम पढ़ाई को देना, एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल, एक थ्योरी साथ में उठाना, थ्योरी को डेली करना, लिख कर देखना चीजों को, दीज आर ऑल द मैंडेटरी थिंग्स टू डू। फिर मैम कुछ बच्चे ऐसे भी है जो बिना लिखे भी पास हो गए हैं, तो बेटा एक बार देख लो क्या अपन सेम है ना। ये देखना बहुत जरूरी है कि आप एकदम उनके जैसे हैं। अगर नहीं है तो आप जैसे हैं, आप अपने आप का शेड्यूल वैसा बनाओ। आप किसी को देखकर, किसी को सुनकर, किसी की बातों में आकर, किसी और से कंपेयर करके कभी भी अपना शेड्यूल सेट मत करो। यार पागल है क्या यार, रात को पढ़ता हूं मैं, ऐसी पढ़ाई होती है रात को, भाई मुझसे तो नहीं होती रात को पढ़ाई। ओके, किसी और को देखकर आप अपना शेड्यूल नहीं बना सकते। वो आपकी जिंदगी नहीं जी रहा, वो आपकी जगह पास और फेल भी नहीं होगा, वो आपकी जगह रिजल्ट भी नहीं ला कर देगा। और अगर वो पास हो गया और आप फेल हो गए तो आपको बस इट्स ओके ही बोल सकता है, वो और कुछ नहीं करेगा। तो इसीलिए किसी और के कंपैरिजन में आकर आप अपना शेड्यूल कभी भी सेट नहीं करोगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा ये शेड्यूल है, रिटर्न शेड्यूल है, एक एक दिन में मुझे कौन सा टॉपिक करना है ना, ये चीज भी तुम्हारे रिटर्न में होनी चाहिए। तुम बच्चे हो, मैं तुम्हें पहले भी कहा था, मैं टीचर होकर शेड्यूल बनाती हूँ ऐसा रिटर्न में कि मुझे अगर मेरे को ना, पहले मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा ना 10 फरवरी के आसपास मेरा कोर्स होगा, 10 से 15 की डेट दी थी मैंने तुमको कि मैं 15 तक तुम्हारा पक्का करा ही दूंगी, कहा था ना। फिर मुझे क्राइटेरिया मिला कि आपको 10 तक करना है। ठीक है, ओके, मेरा शेड्यूल 15 वाला था, मुझे 10 तक करना है। मैंने 10 तक का एक एक दिन का टॉपिक लिखकर शेड्यूल किया कि मुझे आज ये करना है, आज ये करवाना है, आज ये करवाना है, आज ये करवाना है। और वो प्लान फॉलो करते करते मेरा 7 दिन पहले कोर्स हो गया मेरे शेड्यूल, प्लस तुम्हारे टेस्ट, और मैंने 10 के अंदर अंदर डाल दिया। प्लानिंग इतनी इतनी पावरफुल चीज है, और उसको एग्जीक्यूट करना। जैसे ही मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा रही हूँ, मैंने आधी घंटा मेरा इंक्रीज कर दिया, करा ना। ओके, जब मुझे लगा कि यार बच्चों को लिखवाना भी है तो 12:30 तक कर दिया, 12 को। तो वो आप अपनी प्लानिंग, क्योंकि आपको पता है आज मुझे ये टारगेट मुझे अचीव करना है, उसके लिए आप कुछ भी करोगे, पर वो टारगेट पता तो होना चाहिए ना आज करना क्या है। वो पता ही नहीं होगा तो ठीक है भाई, मेरे को 4 घंटे पढ़ना था, मैंने पढ़ लिया, उसमें तुम्हारा कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो। जब टारगेट्स बनाओगे तो किसी दिन 4 के 3 घंटे में भी हो जाएगा, और किसी दिन 5 घंटे भी देने पड़ेंगे तो तुम्हें जोर नहीं आएगा। तो टारगेट होना जरूरी है लाइफ में। जिसके पास टारगेट्स नहीं है उसकी लाइफ वैसे भी यूजलेस है एकदम। लाइफ में टारगेट्स होना बहुत जरूरी है। आप सुबह उठ रहे हो तो आज उठ क्यों रहे हो इतना तो पता होना चाहिए। उठ रहे हैं बस, मम्मी ने 2 थप्पड़ मारे इसलिए उठने, नाश्ता करना है, डिनर करना है, ये कोई जिंदगी है? और ऐसी चाहिए तो पहले एग्जाम अच्छे से देने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम अच्छे नहीं जाते ना, रिजल्ट तक वही दिमाग खराब रहता है। ओके, और फिर रिजल्ट के बाद और खराब रहता है। तो एग्जाम अच्छे करने के लिए कुछ चीजें अपने को अपनानी जरूरी है। खैर, बहुत सारी बातें। सेकेंड टॉपिक जो आज मुझे कंसिडर करना है वो है कुछ एग्जाम पॉइंट्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो पेपर में लिखते कैसे हैं इसके रिगार्डिंग है। मैंने कुछ लिख तो रखा है, 2-4 बातें किधर गई है। मतलब एक्चुअली क्या, मैं भी दिमाग में लेती हूँ कि यार ये बताना है, और फिर मैं, तुम्हें पता ही है मेरा। कुछ एकदम शॉर्ट शॉर्ट सी बातें हैं, वो पता सबको होती है, पर ना कभी कभी हम भूल जाते हैं और उसके चक्कर में हमारे बहुत नंबर कट जाते हैं।
तो बस खाली वो थोड़ी सी बात है, बाकी जो मेन चीज थी वो मैंने तुम्हें बता दी। तैयारी कैसे करनी है ये सबसे मेजर क्वेश्चन रहता है बच्चों का, और वो बताना जरूरी भी बहुत होता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना, हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं और उनके एक्सपीरियंस से अपन बात करते हैं कि हाँ यार इसने कुछ ऐसा बताया कि मैम हमने ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे, तो वो चीजें मुझे जो लगता है कि इफेक्टिव है। और ये तो खैर मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ सुबह पढ़ने वाला, तो कि थ्योरी तुम सुबह, मैं तो पता है सच में थ्योरी मतलब मेरे को भी बहुत ज्यादा जोर आता है सुबह उठने के अंदर, एक्सेसिवली। मैं रात को कितना भी पढ़ सकती हूँ, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ नहीं, तो मैं अभी भी स्टिल भी मुझे उठना पड़ता है, लेकिन वो एक टास्क ही होता है मेरे लिए। मेरे तो लिटरली बता रही हूँ तुम्हें, सुबह 5 बजे मम्मी हाथ पकड़ के मुझे बैल्कनी में लेकर जाती थी कि तेरी ऑर्डर की किताब रख के आई हूँ, पढ़ ले। हाँ, लेकिन चाहे मम्मी पढ़ाती हो चाहे मैं पढ़ती हूँ, वो पढ़ती कब थी मैं? मॉर्निंग में ही। ऑडिट मैंने हमेशा, मैं पढ़ाती हूँ, आई एम द टीचर ऑफ ऑडिट, तो भी मैं कह रही हूँ कि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने हमेशा चाहे फाइनल चाहे इंटर दोनों में मॉर्निंग में ही पढ़ा है भाई। मेरी तो ना दिन में पढ़ने की क्षमता नहीं थी उसको, क्योंकि बहुत कुछ चलता है अपने माइंड के अंदर, और ये चीज याद होने के लिए माइंड ब्लैंक होना जरूरी है, तो ये अंदर जाएगा दिमाग में। अगर आपके डब्बे में बहुत कुछ भरा हुआ है तो आप उसमें और चीजें भरोगे कैसे? हाँ, तो सुबह सुबह दिमाग थोड़ा सा फ्रेश रहता है, खाली रहता है, तो ही अंदर जाएगा, ये दिन के अंदर नहीं जाता। तो ट्राई टू डू दैट। और ये जो मॉर्निंग 5 आवर्स है और शाम को 5 आवर्स वाली जो चीज है ना, ये मैं भी हमेशा अप्लाई करती थी, लेकिन मेरे सीए बनने के बाद मैंने एक रैंक होल्डर था कोई, उससे भी ये बात सुनी हुई है, तब मुझे लगा कि वाह यार अपन तो रैंक होल्डर की जैसे पढ़ते थे, रैंक तो अपनी नहीं आई खैर, लेकिन तरीका उसका भी वही था। यार मैं पूरे दिन बहुत कुछ करता था, फ्रेंड्स में भी जाता था, कब जाता था? दोपहर में, शाम में, दिन में, 10 से 10, 10 से 5 मैं फ्री। ये तो सही बात है, मैं भी ऐसे ही करती थी, और एक्चुअली में पास होने के लिए ये चीजें बहुत शॉर्ट, बहुत थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं पर करनी चाहिए। चलो ओके, कुछ एग्जाम टिप्स मुझे आपको देने हैं। वो क्या है? पहला, आपका पेपर आपको कितने नंबर का अटेम्प्ट करना है? पूरी पेपर है यार, नेगेटिव मार्किंग अपने कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट, तो कितने का अटेम्प्ट करोगे? तो फुल 100 मार्क्स का आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आपका जो क्राइटेरिया है, आपका जो पैटर्न है पेपर का, वो कैसा है? आपके पास कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं बेटा? ठीक है। और बचा हुआ 70 मार्क्स का क्या रहता है आपके पास? सब्जेक्टिव पोर्शन रहता है, उसमें भी आपके पास 14 मार्क्स के क्या रहते हैं? ट्रू फॉल्स रहते हैं विद रीजन जो आपके पास रहते हैं, और जो रिमेनिंग पोर्शन है आपका वो सारा का सारा क्या रहता है? सब्जेक्टिव रहता है। ये अपने एग्जाम का पैटर्न है, तो ये तो एक बात ही अपने को पता है। दूसरी चीज, एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है, फिर भी बच्चे गलत करते हैं। आप जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर करते हो, आपको उसके आगे क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत जरूरी होता है बेटा, और क्वेश्चन नंबर भी सही क्वेश्चन नंबर लिखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैंने ऐसी कॉपियां चेक करी है, मैं सच बोल रही हूँ, जहां पे बच्चे का पूरा आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 हिस्सा है, ए बी सी डी। आप आंसर कैसे लिखते हो? आंसर टू पार्ट नंबर ए, ऐसे ही लिखते हैं ना अपन? नहीं लिखते हैं बच्चे, ऊपर लिखते हैं आंसर टू, नीचे ए बी सी डी। चेक करने वाला अपने आप समझे 2 का ABCD है, हमने तो ऊपर लिख दिया। अरे यार तुम्हारा क्या जा रहा है, आगे लिखो ना 2A 2B 2C 2D, उसको थोड़ा आराम दो ना चेक करने वाले को, कि तू आराम से चेक कर ले भाई, तेरे को दिमाग नहीं लगाना कुछ भी, जितना मैंने लिखा उतना ही दिमाग लगा बस, उससे ज्यादा मत लगा अपना। तो उसको दो ये रीजन, बच्चे करते ही नहीं है, उल्टा सीधा। उसका पूरा आंसर सही था, उसने खाली पता है क्या कर रखा था? शफल। उसने गलती से बी की जगह सी लिख दिया, बिना मन के पूरा आंसर क्या करना पड़ा? काटना पड़ा। क्योंकि इतना तो दया किसी में नहीं है बेटा कि तुम 2B में 2C का आंसर लिखकर आ जाओ और सारा सही हो तो सोचे यार बेचारा बच्चा, बेचारा बच्चा को सोचता ही। उसके पास सामने सजेस्टेड आंसर में लिखा हुआ है 2C का आंसर ये है, 2C में वो नहीं लिखा, बाकी खत्म, चाहे देखेगा ही नहीं, नीचे लिखा है गलती से वो बी को सी लिख दिया खाली, कोई नहीं देखता इतना। क्वेश्चन नंबर सही लिखना, 1000 बार चेक कर लेना तुम क्या क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो, तुम्हारा करा कराया काम ढेला हो जाएगा एकदम, अगर तुम क्वेश्चन नंबर गलत लिख कर आते हो तो तुम पर कोई दया नहीं खाएगा बेटा कि तुमने कहाँ लिखा है सही, वो ढूंढ ले, टाइम ही नहीं है। हर बार कहती हूँ, हर टेस्ट से पहले कहा है, 3 घंटे का पेपर 3 मिनट में चेक होता है मैक्सिमम। 3 घंटे का पेपर 3 मिनट में चेक होता है।
उसके पास इतना समय नहीं है, उसको एक दिन में बहुत कॉपियां चेक करके भेजनी पड़ती है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अगर तुम उसे पास होने का रीजन नहीं दोगे तो फेल होने का तो तुम्हारे पास बहुत स्कोप है। चलो पहला पॉइंट ये, और क्या है, हाँ एक चीज मुझे और बोलनी है बच्चों को, यार एक मिनट थोड़ा नीचे जा भाई, ये जो तुम्हारे मैसेज टाइपिंग वाले शब्द है ना, शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड इन सीए पेपर्स। आप लोग प्रोफेशनल पेपर दे रहे हो, प्रोफेशनल, आपको प्रोफेशनली ही देना पड़ेगा, ये शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह अलाउड नहीं होती है। हाँ जैसे जो एकदम एक्सेप्टेड शॉर्ट फॉर्म है जैसे कि एस ए एस, ये सब की बात एक अलग होती है, ओके। इनके अलावा आपके पास शॉर्ट फॉर्म्स लिखना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। वॉट को WHT नहीं लिख सकते हैं, ना ही WAT लिख सकते हैं, फाइन। ये जो अपन मैसेज, एक्चुअली इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे मैसेजेस का इतना प्रॉब्लम हो गया है कि अपन नॉर्मल भाषा में भी आजकल स्पेलिंग्स को शॉर्ट लिखने लग गए, वो अपने हाथों से लिखी वैसे जाती है, अलाउड ही नहीं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हाँ थोड़े से जैसे अपन BST में मैनेजमेंट को MGT लिखते थे और ये सब करते थे ना, मैं तो कहती हूँ वो भी मत करके आना। उसको नहीं पता कि तुम MGT का मतलब तुम्हारे पास मैनेजमेंट है ना, उसको उसके पास कोई और शॉर्ट फॉर्म हो सकता है मैनेजमेंट का। तो ये सब शॉर्ट फॉर्म्स मत लिख कर आना, कभी मत लिख कर आना, ओके। एक ही बार पेपर देना है जिंदगी में, उसको ढंग से करके आओ। और हाँ तो क्या हुआ, मैं तुम्हें पेपर लिखने की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, नोट्स में भी कौन से शॉर्ट फॉर्म दे रखे हैं, एक्रोनिम्स दे रखे हैं। एक्रोनिम्स अलग बात होती है किसी भी चीज की, शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब है जो गलत स्पेलिंग्स लिखते हैं ना अपन शॉर्ट फॉर्म मैसेज फॉर्म के अंदर, वो अलाउड नहीं है भाई। हाँ रोमम इज एन एक्सेप्टेड वर्ड, रोमम तो बाप रे एकदम ऑडिट का शब्द हो गया, ये तो अपनी वोकैबुलरी है रोमम और ये सब, ठीक है। लेकिन मैं आपको बात कर रही हूँ गलत स्पेलिंग्स लिखने की, शॉर्ट स्पेलिंग्स लिखने की, शॉर्ट वर्ड्स लिखने की, वो सब नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हाँ एक और पॉइंट, आप लोग पॉइंट्स में जब आंसर लिखते हो, ये ऐसी ऐसी एरो, चलो एरो तो फिर भी चलता है, ये बहुत सारे बच्चों को मैंने ये यूज करते हुए भी देखा है, तुम्हारे बैच में तो खैर किसी को नहीं देखा, बट एक आधा बैच ऐसा निकला है, उस बैच के बाद से मैं हर बैच में ये बात बताती हूँ कि पॉइंट्स को हैशटैग्स में नहीं लिखना है, ये प्रोफेशनल पेपर है। पॉइंट्स को ऐसे अपन लोग लिखते नहीं क्या, पॉइंट्स ऐसे बनाते हैं 1 2 3 या ABC, ऐसे ही बनाने, रोमन नंबर्स में बेस्ट पॉइंट्स बनते हैं हमेशा। कुछ बच्चे अलग ही बनाते हैं, पता नहीं से बुलेट्स यूज कर देते हैं पॉइंट्स के अंदर। कंप्यूटर पे लिख रहे हो क्या, हाँ कुछ हैशटैग्स यूज कर रहे हैं, एरो भी चलो ठीक है, लेकिन मैं तो एरो भी बोलती हूँ कि मत ही यूज किया करो, तुम्हारे पास है ना ये पॉइंट्स के लिए 1 2 3 रोमन नंबर वाले, ये करो ना यूज, है ना। तो बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से, साफ पता चलता है कि कितना सीरियस है बच्चा किसी चीज को लेकर, तो अवॉइड करो, ओके। तुम्हारा दिल कितना भी कह रहा हो यार कुछ मस्ती करते पेपर में, ऐसा मत करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बच्चों का कॉमन क्वेश्चंस में से, वो ये है कि मैम ट्रू फॉल्स 2 नंबर के आते हैं, विद रीजन लिखना होता है, कितना लिखें, क्योंकि मार्क्स है सिर्फ 2 नंबर का, रीजन मुझे लिखना है, तो मैम कितनी लाइन में लिखूं ट्रू फॉल्स का रीजन, 2 3 4 5 6 इज नेवर द क्राइटेरिया, जो पूछा गया है उसका कंप्लीट रीजन आपको लिखना है। कभी कभी ऐसा भी होता है पेपर के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन है और वो 6 7 8 10 12 लाइन का आंसर मांगता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट उसके बिना खत्म ही नहीं हो सकता। और कभी कभी ऐसा होता है 4 नंबर का क्वेश्चन है 4 लाइन का आंसर है, वो भी ठीक है। कॉन्सेप्ट जब तक आपका खत्म नहीं होता, तो चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन है चाहे 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट पूरा लिखकर आना है। ट्रू फॉल्स में कितना लिखें कैसे लिखें, भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 लाइन लिखनी जरूरी है क्या तुमको, हाँ इतनी कंजूसी। और मैं पूछती हूँ कि तुमने, अगर समझो कि इनहेरेंट लिमिटेशंस का उसके अंदर रेफरेंस आ रहा है, बेटा तुमने क्यों नहीं दिया, तुमने रीजन में ये क्यों नहीं लिखा, मैम 2 नंबर का क्वेश्चन था, अरे तो भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो सामने वाले ने जो रीजन पूछा वो लिखेगा तो सही ना, वो अगर 4 लाइन में आ रहा है तो तू 4 में लिख, 2 में लिखना मैंडेटरी है क्या, इतना मतलब तुम अपने आप कैश में रहते हो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है हम तेरे को 2 लाइन में आंसर देंगे, काट देगा यार वो आंसर। या फिर वो आधा आधा नंबर आता है यार ट्रू फॉल्स के अंदर, एकदम सही ट्रू फॉल्स होते हैं बच्चों के, मैं तो आधा नंबर भी नहीं देती, बाकी आगे का पता नहीं मुझे। मैं तो कभी 2 नंबर बहुत रेयर देती हूँ ट्रू फॉल्स के अंदर, क्योंकि बच्चे कंप्लीट रीजन लिखते ही नहीं है कभी, पता नहीं क्या कंजूसी लगा कर रखते हैं। तो कितना लिखना है, जब तक आपका प्रोविजन, जब तक आपका कॉन्सेप्ट जो मांग रहा है आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट लिखना है, ट्रू फॉल्स हो चाहे कुछ भी। बात समझ में आ गई, कितना लिखना है ट्रू फॉल्स के रीजन के अंदर, मार्क्स के हिसाब से लाइनें चूज करने मत बैठना, बीकॉम का पेपर नहीं दे रहे हो,
उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है कॉमन। हाँ, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा तुम्हारे अब। हाँ, फिर भी बता देती हूँ। केस स्टडीज अगर बाय द वे आ जाती है आपके पेपर के अंदर, क्योंकि आती ही थी पिछले अटेम्प्ट तक कंपनी ऑडिट से, मैंडेटरी केस स्टडीज थी। इस बार कंपनी ऑडिट तो है नहीं, लेकिन फिर भी केस स्टडीज कैन बी फाउंड। जब भी केस स्टडीज आती है आपके पास किसी भी लॉ के क्वेश्चन की, ओके, कुछ रिपोर्टिंग क्वेश्चन अभी भी आपके पास है ही ना, प्रोविजंस है कुछ कुछ, अगर गलती से आ जाती है उसका आंसर, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ है अपना, अपन किसी भी लॉ के सब्जेक्ट का आंसर कैसे करते हैं बेटा, प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन। इसके अलावा केस स्टडी का आंसर कभी भी डायरेक्ट करना ही नहीं है, तुम्हारे पास ये तीनों चीजें रिटर्न होनी चाहिए। ठीक है, इसको इतना ही रखेंगे क्योंकि इतनी केस स्टडी तुम्हारे अभी ऑडिट में। उसके बाद ऑडिट के अंदर जो सोल है ऑडिट की वो क्या है, ये बात आपको पता है। ऑडिट की सोल है स्टैंडर्ड्स। अगर आपने पेपर में स्टैंडर्ड्स के रेफरेंसेस नहीं दिए हैं, स्टैंडर्ड्स के नाम नहीं लिखे हैं, तो मैम मार्क्स कटेंगे क्या? नहीं, लेकिन मिलेंगे भी नहीं। ओके, मार्क्स नहीं लिखने से कटेंगे तो नहीं, किया लिखना चाहिए था नहीं लिखा, लेकिन मिलेंगे भी नहीं बेटा, क्योंकि आपके जैसे अकाउंट्स में एएस होते हैं, वैसे मेरे पूरे ऑडिट में है ही क्या, स्टैंडर्ड्स ही स्टैंडर्ड्स है। पूरे चैप्टर्स बने हुए किसके आधार पे हैं, स्टैंडर्ड्स। और अगर तुमने किसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड का ही रेफरेंस नहीं दिया है तो फिर यार कैसे पता चलेगा कि बच्चे का पेपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एक बात बताती हूँ, तुम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, आपको पूरे पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा कि अटेम्प्ट नेक्स्ट 4 क्वेश्चन बाय गिविंग द रेफरेंस ऑफ द एसेज। ओके, तो वहां पर तो एसेज का रेफरेंस मैंडेटरी हो गया, उन्होंने बोला ही ऐसा है कि भाई तुम ऐसे का रेफरेंस देकर ही आंसर सॉल्व करो, मतलब वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। ओके, लेकिन उनके अलावा बात कर रही हूं मैं, तो पूरे पेपर में जहां पर भी कोई भी स्टैंडर्ड लिंक होता है उसका रेफरेंस देना एकदम जरूरी है। बात समझ में आ रही है? कहीं भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन का नाम आता है, डालो ना ऐसे 505 लिखो ना ब्रैकेट में ना। तुमको स्टैंडर्ड तो याद होना ही चाहिए, एटलीस्ट स्टैंडर्ड्स एकदम टिप्स पर होने चाहिए मेरे, नाम और नंबर। और नाम पता है ना, मैंने पहले भी बोला हुआ है, गलत नहीं लिख सकते हैं हम आंसर्स के जैसे, किसी भी चीज के नेम में गलती नहीं कर सकते हम लोग, उसका नाम एक्सटर्नल कंफर्मेशन है तो क्या, 315 का इतना बड़ा नाम वो जो है तो है। ओके, तो जो नाम है आपको एग्जैक्टली लिखना है, स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस देना है। दो पेपर, एक 60 का और एक 40 का, उसमें अगर सबसे बड़ा फर्क तुम्हें कोई दिखेगा, तुम कभी भी उठाकर देख लेना, वो इन्हीं चीजों का दिखाई देगा। बच्चे हाईलाइट नहीं करते हैं पॉइंट्स को, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। जो मेन बात है, जो मेन रीजन है, जो मेन चीज है, जो अच्छे शब्द है, अरे यार थ्योरी के अंदर तुम्हारी लॉ, एसएम, ऑडिट, सबके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वोकैबुलरी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ, वो कैप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो हमारे शब्द हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ओके, मॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ये जो वर्ड्स है ना हमारे, ये ही सोल है। स्टैंडर्ड्स, ऐसे 505, ऐसे 700, ये शब्द ऑडिट, ये सारी चीजें ऑडिट की सोल है, बातें नहीं, ये सब चीजें ऑडिट की सोल है। तुम अगर यही पेपर में नहीं डालोगे तो वो प्लेन टेक्स्ट लगेगा तुम्हारा, और कोई नहीं पढ़ना चाहता यार प्लेन टेक्स्ट। तुम्हें पता है, चेक करने के वाले के पास साथ में सजेस्टेड आंसर्स आते हैं, सजेस्टेड आंसर वो लेकर बैठता है, तुम्हारी शीट लेकर बैठता है, उसके अंदर जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, जो मेन वर्ड्स होते हैं, अगर वो तुमको तुम्हारे आंसर में हाईलाइट करे हुए दिख रहे हैं तो बात ही खत्म, पूरा आंसर सही है, नहीं तो फिर वो 4 में से 2 नंबर तो तैयार ही है उसके, 1 नंबर, 2 नंबर, 1.5 नंबर, जो भी है। ठीक है, उसको लगता है कि हाँ यार ये मोटी मोटी चीजें हैं और इसने सारे शब्दों का, सारी वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया है, तो नंबर देगा ना, क्यों नहीं देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वोकैबुलरी अच्छी होनी जरूरी है। ये एक बात हो गई। नो शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड, इनको बता दूंगी। एक तो बहुत ही लॉजिकल सी बात है, मतलब आप लोग नहीं करते हो वो गलती, बट ना करो वो भी इसलिए बता देती हूँ। कोई भी क्वेश्चन होता है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के 4 हिस्से हैं, ए बी सी डी, ऐसा ही होता है ना, क्वेश्चन 3 में 4 क्वेश्चन पूछते हैं, फिर क्वेश्चन 4 में भी 4 क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरह से। तो मैम हम ऊपर नीचे आंसर्स कर सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थर्ड का डी पहले आता है तो आप पहले डी वाला अटेम्प्ट कर सकते हो, जो पहले अच्छा आता है ना अटेम्प्ट वही करना है। लेकिन लेकिन लेकिन
आपको थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट पूरा एक साथ करना पड़ेगा, ठीक है। आप 3 का डी पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, फिर सी कर सकते हो, फिर ए कर सकते हो, फिर बी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि पहले आपने 3 का ए कर लिया, 3 का सी कर लिया और 3 का डी कर लिया और फिर क्वेश्चन 4 के एबीसीडी कर लिए, फिर 3 का सी कर रहे हो, जो भी बच गया बी वाला वो कर रहे हो। ये यू कैन नॉट। एक क्वेश्चन होना एक ही जगह चाहिए, उसमें आप जो ये सब पार्ट है इनको शफल कर सकते हो, लेकिन आप एक क्वेश्चन को 2 टुकड़ों में नहीं लिख सकते, क्योंकि जब चेक करते होते हैं तो वो देख रहे हैं हाँ 3 का ए है, 3 का सी है, चेक कर दिया, वो ये पूरा पेपर पलट के देखेगा क्या 3 का बी कहाँ है, 3 का डी कहाँ है, नहीं देखेगा। उसके लिए 3 क्वेश्चन खत्म खत्म भाई। इसीलिए थर्ड क्वेश्चन, सेकंड, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाटएवर द क्वेश्चन इज, आप उसके सब पार्ट्स को ऊपर नीचे आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले आ रहा है वो पहले करो, लेकिन क्वेश्चन एक ही जगह होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन 7 आपको सबसे पहले आ रहा है, आराम से बेधड़क 7th अटेम्प्ट करो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर होना वो पूरा एक ही जगह चाहिए। बात समझ में आ रही है? एकदम एक्सट्रीम केस ही हो जाता है ना, देखो काट पीट के ही करना पड़ता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत रेयर होता है कि फिर वो इतना आगे जाकर किसी क्वेश्चन को चेक करेगा और वो सजेस्टेड आंसर पलट के देखेगा फिर से कि यार थर्ड का सी क्या है, इस बच्चे ने एंड में लिखा है, चलो देख लेते हैं। हटाओ, क्या देखना पड़ा है, काटो और खत्म, उसका क्या जा रहा है। ओके, तो जो उसका बेटा कुछ भी नहीं चाहता, हमारे पूरे 4 नंबर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। ये बात समझ में आई मैंने क्या बोली है? ओके। शॉर्ट फॉर्म्स बिल्कुल यूज नहीं करनी है, आप लोग कंजूसी नहीं करोगे लिखने के अंदर, स्पेस दोगे वर्ड्स में, खुला खुला लिखो, सामने वाले को समझ में आना चाहिए, घिचपिच नहीं करना है। खूब शीट्स होती है वहां पे, जितनी मर्जी उतने ले सकते हो, तो घिचपिच करके नहीं लिखना है। एक लास्ट बात जो मुझे करनी है, फिर अपन और कुछ और करेंगे। आपके पहले एमसीक्यू आते हैं, फिर ट्रू फॉल्स आते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है। सब बच्चे ये करते हैं, फटाफट फटाफट एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, फिर ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव कर लेते हैं, फिर उनका डिस्क्रिप्टिव छूट जाता है। हाँ, छूटता है। क्यों छूटता है? क्योंकि आपको लगता है कि हम एमसीक्यू धड़ धड़ कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे, 10 मिनट में कर लेंगे। वो कतई नहीं होते 10 मिनट। उनका लेवल बहुत अच्छा होता है बेटा, एमसीक्यूज का लेवल बहुत अच्छा होता है। वो बने ही आपको कंफ्यूज करने के लिए हैं, आप ये ट्रिक समझो। वो बने ही तुम्हें नंबर देने के लिए बने हैं क्या? वो तुम्हें लगता है वाह आईसीआई वाले तो नंबर देना चाहते हैं 30 हमको, इसलिए उन्होंने एमसीक्यू डाल दिए हैं। भाई वो देना ही नहीं चाहते हैं तुम्हें नंबर। ओके, एमसीक्यू पहले अटेम्प्ट करने से जनरली क्या करते हो, ऐसे ही करोगे ना पेपर, मैम पहले एमसीक्यू करेंगे फिर डिस्क्रिप्टिव करेंगे। मैं बोल रही हूँ बिल्कुल भी ऐसा मत करना जिंदगी में कि पहले एमसीक्यू करो फिर डिस्क्रिप्टिव करो। तो मैम क्या करें? देखो, अगर तुम्हारे से वहां से शीट कलेक्ट भी कर रही होगी ना मैडम, इतना एंड टाइम हो जाएगा, घंटी बज गई, पेपर खत्म, तो भी तुम्हारे अगर 4 एमसीक्यू बाकी होंगे ना, तुम अटेम्प्ट करोगे ही करोगे, करोगे नहीं करोगे? करोगे भाई, वो छोड़ोगे क्या तुम एमसीक्यू? सवाल ही नहीं है एमसीक्यू छोड़ने का। लेकिन यही मैम शीट कलेक्ट कर रही होगी और 4 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन बचा हुआ होगा ना लास्ट में, तुमको आ रहा भी होगा, तुम्हारे ऐसे हाथ कांपेंगे, तुमसे लिखा भी नहीं जाएगा वो क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? एमसीक्यू नहीं छूटते रे कभी, वो छूटा करते हैं क्या कोई? वो छोड़ने की चीज थोड़ी ना है। इसीलिए मेनली देखो बेटा, एक चीज और बताती हूँ, जब आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो स्टार्टिंग के अंदर, तो क्या होता है ना कि हम किसी क्वेश्चन में अटक गए, वो ऑप्शन देके आप अटकोगे 2-4 में तो पक्की बात है। जब हम अटक गए ना, तो वो पूरे के पूरे पेपर में मेरे दिमाग में वो एमसीक्यू घूमेगा, यार क्या होगा, यार ये होगा वो होगा। और अगर तुम्हें कोई गलत चीज ध्यान आ गई या गलत ऑप्शन तुमने समझो सिलेक्ट कर लिया और वो पूरे पेपर में कहीं आगे भी तुम्हारे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तुम वो भी गलत करके आओगे, करोगे नहीं करोगे? और अगर मैंने एमसीक्यू पहले अटेम्प्ट नहीं किए, तो एक तो मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक, बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो ना, आपके दिमाग से पूरी बुक रिवाइज हो जाती है, क्योंकि हर चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहा है, हर चीज के अंदर से क्वेश्चन है, तो पूरी बुक तो मुझे रिवाइज करनी पड़ती है मेरे माइंड में। अब पूरी बुक में रिवाइज करती हूँ ना, तो पता है ये जरूर चांस होता है कि एमसीक्यू का जो कंफ्यूजन था वो ऑलरेडी क्या हो जाए, मेरा पहले ही दूर हो जाए, क्योंकि पूरी बुक मेरे दिमाग में रिवाइज हो चुकी है। 70 नंबर के लिए मैंने मेरा पूरा दिमाग लगा दिया है, पूरा एक्सरसाइज हो गई मेरे दिमाग की, तो मेरे को सब कुछ आता है, सब कुछ रिवाइज हो गया मेरे दिमाग में एक बार वापस से। अब जब मैं एमसीक्यू अटेम्प्ट करूंगी ना, मुझे कंफ्यूजन बहुत आधे हो जाएंगे। कितने आंसर तो तुम्हें पता है पेपर में से मिल जाएंगे तुम्हें एमसीक्यू, एकदम ट्रू बता रही हूँ, सब्जेक्टिव में से आंसर मिल जाएंगे 2-4 तुमको। अरे वो ही है ना, घुमा फिरा के बात क्या है तो यही बुक जो है, और वो पूरी की पूरी तुमसे छपवा ली उन्होंने सब्जेक्टिव के अंदर 70 नंबर के अंदर, तो उनमें से ही आएगा क्वेश्चन, तो जो आएगा एमसीक्यू में क्या आएगा और,
है ना। लेकिन पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे, उल्टा दिमाग काम करेगा, पूरा उल्टा हो जाएगा सारा खेल। मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। जो अटेम्प्ट फिर भी जो करते हैं वो करते ही हैं, पर फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं उस चीज को लेकर, तो एक वो अलग बात है। पर एक एवरेज के अकॉर्डिंग मैं तो ये बोलूंगी कि पहले क्या अटेम्प्ट करो, सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करो। इतने तो तुम्हारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, उससे तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ता है अपने को एमसीक्यू के अंदर, तो वहां पर फिर कोई दिक्कत आएगी। और एमसीक्यू तुम एनीवेज भी छोड़ोगे नहीं, तो इसीलिए सीधा पेपर करने की जगह उल्टा करो। उल्टे में भी ऐसा नहीं, पहले ट्रू फॉल्स करो, डिस्क्रिप्टिव करो, मतलब एमसीक्यू तुम एकदम लेके मत बैठो यार स्टार्टिंग के अंदर, बहुत टाइम वेस्टिंग चीज है। ठीक है, वो 30 नंबर तुम्हारे एनीवेज भी लास्ट 5 मिनट में भी अटेम्प्ट करते हो तो आ ही जाए, क्योंकि ना स्टार्टिंग में हमेशा अपनी स्पीड स्लो होती है। कितनी भी कोशिश कर लो, स्टार्टिंग में स्पीड बचेगी स्लो, क्योंकि वो चाहेगा मैं एकदम फ्रेशली लिखूं, अच्छे से लिखूं, धीरे धीरे लिखूं, प्यार से लिखूं, बेहतरीन लिखूं। और वो अगर एमसीक्यू अटेम्प्ट करेगा ना, तो वो ये अपनी जो स्टार्टिंग की अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो उसमें वेस्ट कर देता है। तो सब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा जान निकलती है बाद में, लास्ट में अगर टाइम नहीं रहता ना, फिर वो क्वेश्चन अगर बड़ा भी है और मुझे आता है तो मैं सब भूल जाऊंगी उसमें मुझे क्या आता है, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा तुमसे। क्योंकि अब जो तुम प्रेशर सहन करते हो ना टेस्ट में, वहां जो होता है उसमें पास और फेल डिसाइड होने वाला है, तो हाथ कांपते हैं लास्ट के अंदर चीजें छूट रही होती है, तो वो सिचुएशन ही खिलानी तुम्हें। और ऑडिट का पेपर मुझे तो लगता है नहीं आज तक किसी का छूटा है, बहुत आराम से बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, और जिसका छूटा है ना उसका सबसे मेन रीजन यही होता है, वो फंसते हैं स्टार्टिंग में, आधी घंटा वेस्ट कर देते हैं वहां पे, और उनका फिर सब गड़बड़ हो जाता है काम। तो आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओगे, प्लानिंग के साथ चलोगे तो चीजें अच्छी ही होगी डेफिनेटली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी एमसीक्यूज वाली। और क्या है, अगेन वन मोर क्वेश्चन जो बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं, मैम खुद की लैंग्वेज लिख सकते हैं क्या? नहीं, मेरे पास देखो इसका कोई लल्लो चप्पू आंसर नहीं है बेटा, नहीं लिख सकते। आपको थ्योरेटिकल थ्योरीज के अंदर बुकिश लैंग्वेज वोकैबुलरी ही लिखनी पड़ेगी, नॉट कि आपको एज इट इज का बात नहीं कर रही मैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं 80% वही बात लिखनी पड़ेगी जो लिखी। थ्योरी के अंदर नहीं चलता यार, क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है। तो टेक्निकल लैंग्वेज लिखनी है क्या? 100% टेक्निकल लैंग्वेज लिखनी है। नॉर्मल भाषा लिखनी थी तो अपन बीकॉम का पेपर देते, अपन सीए का पेपर दे ही नहीं रहे होते। टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल बातें हैं, टेक्निकल भाषा ही लिखी जाएगी। तो मैम फिर क्यों नंबर नहीं आते ऑडिट में? नंबर क्यों नहीं आते ऑडिट में? इसका रीजन मैंने तुम्हें बहुत बार बताया भी है, आपके प्रैक्टिकल्स में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, उसमें ना तुम गलत भी लिखते हो तो नंबर आ जाता है, इसमें सब कुछ लिख देते हो तो भी नहीं देता सामने वाला, उसको लगता है कुछ ना कुछ कमी है अगले के पेपर में। आधा नंबर तो एनीवेज भी हर क्वेश्चन में कटेगा ही, ठीक है। फिर भी मतलब कुछ कॉपीज मैंने ऐसी चेक करी है यार बच्चों की, मेरे को समझ नहीं आता था उनमें कि मैं नंबर काटू कहाँ इस बच्चे का। मैं बहुत रेयर चांस होता है कि 4 में से 4 मार्किंग करती हूँ, वो मेरा बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि पता नहीं यार टीचर बनते ही आदमी का मन खत्म हो जाता है नंबर देने का, या जो भी रीजन है मैं दे देती हूँ। लेकिन यार कुछ कुछ बच्चे आंसर ऐसा लिखते हैं, मतलब तुमसे पहले वाले बैचेस में भी, तुम्हारे बैच से भी एक आध कॉपी, मतलब समझ नहीं आता कि नंबर कहाँ काटे। तो वैसे बच्चों के साथ फिर अगर अपनी कॉपियां जाएगी तो यार कैसे चलेगा, है ना। दूसरी बात, नंबर क्यों नहीं आते पता है? क्योंकि बच्चे सच में घटिया लिखते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड आंसर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं जो उनके मन में आता है। उनको जो लगता है कि इसका ये मतलब मेरे दिमाग में है, वो उसको वैसे ही छाप के आ जाते हैं जो उनके दिमाग में चल रहा है। यार तुम सीए लेवल का पेपर दे रहे हो, इंटर लेवल का पेपर दे रहे हो, वो भी फाउंडेशन में नहीं। हाँ, एक लेवल बचेगा इसके बाद तुम्हारा खाली, इसके बाद तुम सीए बन जाने वाले हो। और इस लेवल पर आकर अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड आंसर लिखोगे तो कैसे नंबर देगा सामने वाला? सामने वाले की गलती नहीं होती, होती है उसकी थोड़ी, सारी उसकी नहीं होती। बच्चा बहुत ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड आंसर, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है? पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, घिच-पिच करके लिख रहे हैं, कोई भी बात जब भी दिमाग में आ रही है उसको वहीं पे लिखे जा रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहे। जैसे कि एक बात बताती हूँ, जैसे समझो कि कोई क्वेश्चन आया तुम्हारा इनहेरेंट लिमिटेशंस का कोई क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन पूछा गया,
बच्चे के मन में आया कि 4 इनहेरेंट लिमिटेशन है, 5 है, उसने पांचों इनहेरेंट लिमिटेशन लिख दी पैराग्राफ में, लाइंस में, पता नहीं कैसे बिना पॉइंटर डाले या जो भी करे। फिर लास्ट में याद आया उसको कि यार ऐसा भी लिख देती हूँ, ऐसे 200 का रेफरेंस था उसमें, है ना, रेफरेंस दे देते हैं फटाफट। तो नीचे लास्ट में उसने क्या लिख दिया, अकॉर्डिंग टू ऐसे 200 ऑडिटर अपना रिस्क जीरो नहीं करना चाहता। ये वो पागल हो क्या, ये अनस्ट्रक्चर्ड आंसर है। हाँ, स्टार्टिंग कहां से होती है, हमेशा इंट्रोडक्शन से होती है। इंट्रोडक्शन में लिखते हैं ना तुम ऐसे 200 का रेफरेंस है, ऑडिटर अपना रिस्क जीरो नहीं कर सकता है, इसीलिए कुछ इनहेरेंट लिमिट क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशन। फिर तुम इनहेरेंट लिमिटेशन का टॉपिक चालू करो, फिर तुम पॉइंट्स लिखो, फिर तुम उनके अंदर की बातें लिखो। ये स्ट्रक्चर्ड आंसर है। तुम्हारे दिमाग में पहले कुछ भी आया, तुमने वो पहले लिख दिया, फिर कुछ और आया तो अरे अरे चलो ये भी लिख देते हैं, मैम ने कहा था सब कुछ लिख के आना है, आखिरी पेपर है ना, तो वो बाद में लिख देते हैं। अरे ऐसा घटिया आंसर लिखोगे तो सामने वाला चेक करते करते पागल हो जाएगा। राइट द थिंग स्ट्रक्चर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, कि वो दिखने में अच्छी लगे यार, पढ़ने में अच्छी लगे। ओके, ऐसे का रेफरेंसेस स्टार्टिंग में दो, बीच में दे रहे हो तो हाईलाइट करो, या एटलीस्ट राइट इन सम वे। कुछ तरीका होना चाहिए, देखने से समझ में नहीं आना चाहिए कि भाई तुमने पेपर दिया है। ठीक है, सो ऐसे लगना चाहिए कि बहुत खतरनाक बच्चे ने पेपर दिया है। तो प्लीज बेटा, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क होता है, एंड डू फॉलो दैट। इतनी कटिंग्स करते हैं, मतलब उससे पता है क्या लगता है कि बच्चे को कुछ याद आ रहा था, फिर उसको लगा नहीं नहीं ये नहीं है, फिर काट दिया। इतना कंफ्यूज था बच्चा, इतनी कटिंग कर रखी है क्वेश्चन के अंदर, कंफ्यूजन ही दिख रहा है। मेरे दिमाग में अरे तेरे को पास पिछली बारी बच्चे की कॉपी थी, पिछले अटेम्प्ट में है, बच्चा पास हो गया, दोनों ग्रुप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उसको बहुत ज्यादा डांटती थी एक बात के लिए। वो कैसे लिखता था, कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन बताओ ना, हाँ जैसे समझो आपके पास एक क्वेश्चन था कि व्हाट आर द फैक्टर्स जिससे कि मैनेजमेंट और ऑडिटर में अनयूजुअल रिलेशनशिप्स दिखाई देते हैं। ओके, नहीं नहीं वो क्वेश्चन आपके था ही नहीं, क्योंकि वो फ्रॉड में था और फ्रॉड चैप्टर ही आपसे हट गया। लेकिन समझो कि ये क्वेश्चन था, ओके, इनहेरेंट लिमिटेशन ही लेते हैं अपन फिर से, वो क्वेश्चन था, बच्चे ने सीधी 4 पॉइंट इनहेरेंट लिमिटेशन के लिख दिए। थोड़ा सा तो ऊपर लिखो भाई, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछा है राइट 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस, तुमने पांचों लिख दी। एक लाइन ऊपर ये लिख देते कि द 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस आर, इतना तो लिख देते कम से कम, सीधा पॉइंट चालू कर दिया। उसको इतना डांटती थी ना मैं इस चीज के लिए कि भाई, और उसका पॉइंट टू पॉइंट आंसर थी, एक शब्द की भी गलती नहीं पूरे पॉइंट्स में। फिर भी मैं उसको 4 में से हमेशा 2.5 नंबर देती। क्यों, तो भाई हम बता तो सही अगले को क्वेश्चन क्या है, क्या चीज के पॉइंट्स लिखे हैं तूने, ये 5 पॉइंट क्या चीज के हैं वो लिखो तो सही। तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन तो भाई तुम्हें करनी पड़ेगी अच्छी। क्वांटिटी ऑफ आंसर की मैंने बात कर ली, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 लाइन में खत्म नहीं करना है, जितना पूछा है सारे कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं। कभी भी किसी भी, जैसे मैंने आपको एक बार कंपनी ऑडिट लॉ के लिए भी वो बात बताई थी, है ना, कि अगर एक क्वेश्चन में 4 सेक्शन हिट होते हैं तो चारों लिख कर आओ भाई। ओके, वो लिंक हो रहे हैं एक दूसरे से, तो आपको लिखना ही पड़ेगा कंप्लीट आंसर। इन द सेम वे जब भी कोई और चीज लिंक होती है तो आपको वो लिखनी चाहिए, आपको कंप्लीट आंसर लिखना चाहिए। कोई 4 लाइन और 10 लाइन का कोई महत्व नहीं होता अपने यहाँ पर, कभी नहीं होता, ना फाइनल में होगा, ना फाउंडेशन में था, और ना ही इंटर में होता है। अपने प्रोफेशनल पेपर्स के अंदर कभी भी लाइंस का इंपॉर्टेंस होता ही नहीं है। अब समझो कल तुमने एक क्वेश्चन लिखा था, वो क्वालिफाइड ओपिनियन वाला लिखा था ना, अब वो कितना है उसके अंदर मटेरियल, कुछ भी तो नहीं है, वो 4-5 लाइन का आंसर है। अब वो क्वेश्चन आ जाता है तो भी वो 4-5 लाइन ही लिखी जाएगी, अब चाहे 4 नंबर में और चाहे 5 नंबर में हो, मैं क्या लिखूंगी उसमें एक्स्ट्रा। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो पर बात उतनी लिखी जाएगी जितनी पूछी है। ओके, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि बात एकदम ही ज्यादा पूछी गई है और है खाली 4 नंबर का, तो ज्यादा भी लिखनी पड़ेगी। तो आपको क्वांटिटी देखना पड़ेगा बेटा, आपको कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन ठीक होना चाहिए आपका। सी बात, तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हाँ, खेलेंगे खेलेंगे। आएगा भी नहीं है, अब नहीं आएगा एक बार, क्योंकि ना इनका इस कोर्स के साथ, इस नए कोर्स के साथ, नई बुक के साथ पहला अटेम्प्ट है, तो इनको खुद को भी तो पता होना चाहिए पेपर कैसे बनाएंगे। ये न्यू ट्रांजिशन है, न्यू अटेम्प्ट है, थोड़ा सा चक्कर ही रहेगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें बहुत चैप्टर्स, इन्होंने 2 चैप्टर कम कर दिए, किसी में क्या को इंक्लूड कर दिया,
तो ये आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताएंगे कि किस चैप्टर का वेटेज क्या रहने वाला है। ये अपने को इस अटेम्प्ट के बाद ही अगले अटेम्प्ट में बच्चों को बताऊंगी मैं कि किसका वेटेज क्या रहने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, डोंट वरी। अगर आपको वेटेज का चक्कर है ना, मैं तुम्हें ना, मुझे तुम दो, तुम 10-15 दिन मुझे दो, मैं तुम्हें वेटेज बता दूंगी चैप्टर से, ठीक है? थोड़ा सा मुझे रिसर्च करने दो, क्योंकि मैं बिना रिसर्च करे ना मैं बोलना नहीं चाहती कुछ भी। मैं कह दूंगी और फिर वो गड़बड़ निकलेगा तो वो ठीक बात नहीं रहेगी, है ना? तो गिव मी सम टाइम फॉर द वेटेज, उस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। और बोलो। 3 महीने के अंदर तुम्हारा 2-4 दिन दिमाग बहुत खराब होएगा बेटा, ये बात लिख कर ले लो। ओके, 3 मंथ्स है, 3 मंथ से पूरे ही है अभी, फेब मार्च अप्रैल तो पूरा ही है। 3 महीने में 2 से 4 दिन तुम्हारी इच्छा यही करेगी कि मैं पक्का छोड़ देती हूँ इसको, सीए वीए को, कोई काम की चीज नहीं है, वेस्ट है, मुझसे नहीं होगी, इससे अच्छा जी लो। ओके, 100% लगेगा ये, 100%। पर अगर मैं कह रही हूं कि 100% लगेगा, इसका मतलब है कि आपको उस चीज में अटकना नहीं है। आपको ही नहीं लग रहा बेटा, 100% बच्चों को 100% ये बात पूरे, ये जो रिवीजन पीरियड होता है ना बेसिकली क्लास खत्म होने के बाद और एग्जाम तक, उनको ये बात, कोई ना कोई बच्चे को अप्रैल में 2 दिन लग जाती है, किसी को मार्च में 2 दिन लग जाती है, किसी को एग्जाम से पहले 2 दिन लग जाती है। इसको बोलते हैं अपन एग्जाम की एंजाइटी, ठीक है? ये चीज सिर्फ आपको ही फील नहीं हो रही, अगर आपको दिल में ये बात लगती है कभी, तो तुरंत याद कर लेना कि मैम ने कहा था ये जरूर होगा, और ये आज मेरे साथ हो रहा है, इसका मतलब होगा 1-2 दिन होगा, फिर अपने आप चला जाएगा। मुझे इसमें बिल्कुल भी थिंक इन नहीं होना है, डूबना नहीं है यार शिट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दिस, बिकॉज इट इज मेंट टू बी फेल्ड लाइक दैट। अपन स्पीच देने जाते हैं स्टेज पर, माइक पकड़ने से पहले जो अपने को धक धक होती है, क्या वो हुए बिना तुम बोल सकते हो? क्या बोल ही नहीं सकते। वैसे ही बेटा आपको एग्जाम से पहले पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े एग्जाम दे सकते हो? नहीं। वैसे ही आपको 2-3 दिन ये भी निकालने पड़ेंगे, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। ये कोई अलग से तुम पर कोई बम नहीं फूटता है कि ओहो ये क्या हो गया, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ये तैयारी करने का पार्ट है। तुम यार इसकी बात क्यों कर रहे हो एग्जाम की? घर में शादी होती है, हाँ 2 महीने अपन शादियों की तैयारी करते हैं, इतना दिल, उसमें तो कोई रिस्क नहीं है ना, मतलब उसके अंदर तो कोई पास फेल का झंझट भी नहीं है, फिर भी आदमी 3 महीने की तैयारी में 2-3 दिन डिप्रेशन में जाता ही है। कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं यार भाई शादी, तो ये हो गया तो वो हो गया तो व्हाट विल हैपन, ये नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है, हमसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं सब गड़बड़ी होना है उस दिन पक्का, यही लगता है ना। तो सोचो ये प्रोसेस का पार्ट है, ये कोई भी जब अपन भारी काम करने जाते हैं ना ये आता ही है। तुम घर में शादी को ले लो, तुम एग्जाम्स को ले लो, तुम किसी भी चीज को ले लो, वो आएगा, डेफिनेटली आएगा। सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ? तो बेटा ये आएगा, लिख कर ले लो, लेकिन ये बात भी लिख कर ले लो कि तुमको इसमें रुकना नहीं है, तुमको ये सोचकर निकल जाना है कि बढ़िया है यार आके खत्म हुआ, आज आ गया मेरा वाला ये टाइम 2-3 दिन का, और अब खत्म होने वाला है। बात समझ में आ रही है? सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। उसके बाद आप अभी ऐसे लेवल पर हो सीए की फील्ड में, तुम्हारे पास पीछे जाने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है? वो ऑप्शन फाउंडेशन में रहता है, वो यहाँ आने के बाद नहीं रहता। करते हैं बच्चे बाद में भी ड्रॉप करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेटा बहुत रेयर सर्कमस्टांस, बहुत रेयर केसेस होते हैं वो। अभी आपने सोचो 2 साल आपके ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए इस फील्ड में, 2 साल तो हो ही गए ना तुम्हें इन्वेस्ट करे हुए। फाउंडेशन तुमने 12th के बाद पहले फाउंडेशन की तैयारी करी, हाँ फिर फाउंडेशन का एग्जाम दिया, फिर इंटर की तैयारी करी, अब 2 साल तो पूरे ही हो गए तुम्हें। अब तुमने अपनी जिंदगी के 2 साल 365 डेज इंटू 2 इतने टाइम किसी चीज में इन्वेस्ट अगर कर दिया है, तो उस चीज में बैक जाने का तो कोई स्कोप ही नहीं बचता। ओके, क्योंकि अब जो तुम्हारी एज गई वो दैट इज नॉट गोइंग टू कम बैक। तो अगर मेरे पास पीछे जाने का स्कोप नहीं है, तो मुझे सिर्फ आगे ही देखना है कि मैं आगे कैसे जा सकती हूँ। ओके, पीछे तो कभी जा ही नहीं पाओगे, या तो अटक जाओगे या तो आगे जाओगे, पीछे जाने का तो कोई स्कोप ही नहीं है कि यार पीछे जाकर कुछ और कर लो, है ना? कुछ और करने का कोई स्कोप नहीं है। तो अगर तुम्हें आगे ही जाना है तो बेटा ढंग से चले जाओ, अटक अटक के मत जाओ। और उसको एक बार में चीज को देखो, एक बार में क्लियर करना इज नॉट द क्राइटेरिया, लेकिन बेटा कोशिश अपनी वही होती है हमेशा कि अपन जल्दी 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 आगे चले जाएं, क्योंकि पीछे तो यार फिर समय बीतता जा रहा है बहुत ज्यादा।
हाँ, तो ये बात माइंड में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा एक चीज और अगर लास्ट माइंड में क्या रखनी है आपको, कि जब भी आपको डिप्रेस्ड फील होता है, आपको मैंने हजारों बार कहा है, एक मोटिवेशनल चीज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके हाथ में, आपके दिमाग में, आपके दिल में वो एक चीज नहीं है, तो फिर आपको ना वो बाउंस बैक होने में बहुत जोर आएगा। जब मुझे ऐसा लगेगा ना 3 महीने में कि यार अब मुझसे नहीं हो पा रहा, उस समय एक चीज ऐसी आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए जो आपको बाउंस बैक करने में हेल्प करती है। इट कैन बी एनीथिंग। पैसा, यार मुझे तो कैसे भी बाहर जाकर जॉब करनी है, या बिजनेस करना है, या ये करना है, वॉट एवर जो तुम्हें क्रेजी करता है ना, जो तुम्हें खुशी देता है, वो तुमको पता होनी बहुत जरूरी है कि मुझे कैसे भी मेरे मम्मी पापा को घुमाने लेके जाना है, मुझे कैसे भी मेरे मम्मी पापा को ये चीज खरीद कर देनी है खुद से, कैसे भी मुझे ना वो कॉन्वोकेशन में जाकर बैठना है, वो डिग्री मुझे एनी वेज मेरे हाथ में चाहिए। या खुद के लिए भी कोई ड्रीम हो सकता है यार, मुझे डिज्नीलैंड जाना है, मम्मी पापा तो नहीं लेके जा रहे, खुद ही जा सकती हूँ। आने वाले आदमी का भरोसा नहीं क्या कैसा होगा, ठीक है। हाँ हाँ, खुद पे ही भरोसा होना चाहिए इंसान को, और किसी पे नहीं करना चाहिए। देखो कैसे लड़के बैठे हैं यहाँ पे, तुम्हारे साथ लड़के देखो बैठे कैसे, है ना, ऐसे ही होते हैं सब। ओके, तो खुद पे भरोसा होना चाहिए बेसिकली। तो खुद के लिए ड्रीम्स रखने बहुत ज्यादा नेसेसरी है बेटा, क्योंकि उन्हीं को चेज करने के चक्कर में अपन पढ़ लेते हैं, अदरवाइज तो और भी बहुत चीजें। क्या हो गया रे? ओके, वाइस से वर्षा, ठीक है। एंड वाइस से वर्षा, सो ट्रू। सही बात है यार, मानो लड़की ऐसी मिल गई मुझे जो बोल रही मुझे तो नहीं जाना कहीं इधर उधर, तुम्हें जाना है तो तुम भी मत जाओ। मुझे जाना नहीं है, तुझे मैं जाने नहीं दूंगी, कुछ भी कर ले चाहे तू। ऐसी भी होती है भाई, बहुत होती है, ऐसी होती है ज्यादा से ज्यादा। तो तुम फंस गए, है ना। मैं कहती हूँ भाई तू भी चल, और मुझे तो लेके ही चलो, तुझे नहीं जाना तो मैं तो जा रही हूँ पक्का। लेकिन उनको भी बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा शौक है, और मुझे भी बहुत ज्यादा शौक है, तो ये हमारे बहुत चीज मैच करती है, तो इसलिए हम सुखी हैं इस मामले में। लेकिन हो सकता है ना ऑपोजिट। सो खुद के लिए भी कोई ड्रीम हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। आप पेरेंट्स के लिए सीए कर रहे हो तो उनके लिए, और कुछ भी नहीं तो यार मुझे मेरे नाम के आगे यार ये सीए वर्ड तो चाहिए, मैं चाहती हूँ मैं कहीं जाऊं तो मुझे लोग नाम से नहीं बोले, बोले सीए साहब आ गए आप तो, है ना, ये कहे तो कुछ भी हो सकता है यार, इट कैन बी एनीथिंग। पर एक चीज होनी जरूरी है, आप जो इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, बच्चों को जाके देखो तुम्हारी उम्र में कॉलेजेस में क्या क्या कर रहे हैं वो, कितनी मस्ती कर रहे हैं, कितने इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, कितने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं यार, है ना। मैं जब सीए कर रही थी, मेरा भाई उस टाइम पे बीबीए कर रहा था कि एमबीए, तो अभी बीबीए कर रहा था, और वो जयपुर था, और मतलब वो हमारी बहुत ज्यादा बनती है मेरे और मेरे ब्रदर की, एक्स्ट्रॉर्डनरी, तो वो मुझसे हर दिन की बातें शेयर करता था। और मैं सीए करी थी तो बेसिकली मैं तो पढ़ती थी, तो फिर वो मुझे डेली वीडियोस भेजता था, फोटोज भेजता था कि दीदी देख, आज ना मेरे स्कूल में ये बंदा आया है गाने के लिए, कॉन्सर्ट जो भी होता है पता नहीं ना, वो इवेंट जो होते हैं, आज ना कल इस चीज का स्पोर्ट्स इवेंट है तो ये बंदा आ रहा है, ये सेलिब्रिटी आ रहा है, ये ऐसे ना मतलब कॉन्सर्ट हो रहा है, आज हमारी डीजे नाइट में। कॉलेज है कि होटल है, क्या है, तू कहाँ गया है एग्जैक्टली। तो देख के लगता था यार गजब की बात है यार ये तो, है ना। और जो मेरे फ्रेंड्स जो सीए नहीं कर रहे थे, हमारे ऑलमोस्ट हम सीए कर रहे थे सब, पूरा ग्रुप, एक लिए मेरे साथ बहुत अच्छी बात थी कि मेरा पूरा ग्रुप ही ऑलमोस्ट सीए कर रहा था, हम सब एक ही प्रॉब्लम में थे। पर अदर्स जो नहीं कर रहे थे, वो कोई एमबीए कर रहा है कहीं यूके से, मैं बताओ, कोई यूएसए से कर रहा है, और कोई आदमी इंजीनियरिंग कर रहा है आईआईटी आईआईएम से, कहीं से भी जो एमबीए कर रहा है व्हाटएवर। तो उनकी स्टोरीज, एक तो स्टोरीज, इतना बड़ा प्रेशर है ना जीवन में, इससे बड़ा कोई प्रेशर ही नहीं होगा मुझे लगता है। उनकी स्टोरीज, उनके स्टेटस, और यहाँ हम सुबह जा रहे क्लास लेने, फिर आ रहे, फिर पढ़ रहे, फिर भी नहीं हो रहा है यार, फिर भी याद नहीं हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, पता भी नहीं है कि हमारे साथ होगा भी कि नहीं होगा, ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे, नॉट श्योर, कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम। इतना सेक्रीफाइस अपन कर रहे हैं लाइफ में, कि इसको वेस्ट तो नहीं जाने दे सकते ना यार, है ना। अगर कुछ छोड़ ही रहे हो तो कुछ भारी चीज मिलनी तो चाहिए ना उसके बदले में। अगर इतनी चीजें छोड़ भी दी, इतनी बड़ी एज अपन ने ऐसे निकाल भी दी, सबसे क्रूशियल एज है ये, ठीक है, 30 के बाद तो क्या ही है, उसके बाद अलग बात है, खैर। लेकिन ये तो बहुत क्रूशियल, अगर इतनी चीजें हम छोड़ रहे हैं तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको कुछ मिलना तो चाहिए, इतना तो इकोनॉमिक्स अपने को पता है, उसके पीछे उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ बहुत बड़ा होना चाहिए, और वो है। जिस दिन आपके नाम के आगे सीए लग जाएगा ना, उस दिन आपको लगेगा भाई ऐसे क्या, मैं और 4 ऐसी उम्रें वेस्ट कर सकती हूँ ये चीज पाने के लिए,
इतनी यारी देखो, इसमें बात तो है, ये 2 लेटर्स ऐसे हैं, इसमें वाकई में बात तो है। ये पाने के बाद ना आदमी को कुछ भी ध्यान नहीं रहता कि उसने क्या छोड़ा है, किसने कहाँ से इवेंट अटेंड करे और उसने क्या नहीं किया है। इसकी कॉस्ट, इसका जो रिजल्ट, इसका जो प्राइस है ना ये चीजें छोड़ने का, बहुत अच्छा है। तो मिलना तो चाहिए ना, चीजें भी छूट जाए, ये भी ना मिले तो फिर तो यार अपन ने कुछ नहीं किया इसका मतलब। लोगों की नजर में तो एक्चुअली यही हो जाएगा। यार उन लोगों की तो बात ही मत करो तुम। 4 लोग को तो कभी दिमाग ही मत लगाना है ना। 4 लोग क्या कहेंगे, उनका तो काम ही है कहना, तो हमेशा ही कहेंगे यार तू फर्स्ट रन में पास हो गया, तेरी तो बड़ा इजी है, ये तू तो, तेरी लाइफ तो बहुत इजी रही है यार, हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया। या फिर नहीं होगे तो बता यार, 4 अटेम्प्ट होगी, पास ही नहीं होगा, पढ़ता नहीं है। हमेशा कहेंगे, दे आर ऑलवेज रेडी टू से। मैं हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुई, ये बात मैंने पहले भी बोली ना, हमेशा। 12th में 95, उससे पहले और ज्यादा। ओके, फाउंडेशन में इतना स्तर मुझे बोलते थे इसी की मेरिट आएगी, आई नहीं, कोई बात नहीं। पर आई वाज ऑलवेज दैट टाइप ऑफ बच्ची, ठीक है। इसमें भी अच्छी, इंटर में भी इतना अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो गया, सब बोलते हैं यार इसके लिए तो मक्खन है, सीए बनना, बनी जाएगी। खैर मुझे ही पता है कि क्या मक्खन था, लेकिन फिर फाइनल में फेल हो गई एक बार, फर्स्ट ग्रुप पास हो गया। क्या चक्कर हुआ, फेल कैसे हो गई इस बार? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है तभी फेल हुई है, ऐसे तो ये बच्ची फेल होने वाली तो नहीं है, इसका मतलब इसका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड था या कुछ तो गड़बड़ थी, इसलिए क्या हुआ, इसका क्लियर नहीं हुआ। दे आर ऑलवेज रेडी टू से। ओके, मैं हो जाती पास तो देन आल्सो दे वर रेडी टू से, यार पता ही था इसका तो होना ही है, क्या ही बड़ी बात है इसके लिए, क्या ही मेहनत करी है इसने, है ना। ऐसे बच्चे तो हो ही जाते हैं, तब भी वो कह देते, तब भी मेरी वैल्यू नहीं होती उस चीज में। फेल दोनों ग्रुप में हो जाती तो बोलते यार ये किसी लायक नहीं है, फेल ही हो गए। तो वो तो कहेंगे ही भाई, रिलेटिव्स और ये वो फलाना हमेशा तैयार होते कहने के लिए, उनकी तो सुनो ही मत। तुम्हें अपने मोटिव के लिए पढ़ना है, अपनी अच्छी चीजों के लिए पढ़ना है, अपने लिए कुछ करने के लिए पढ़ना है, और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छे, क्योंकि अगर जब कोई नहीं होता ना, वो तो बेचारे हमेशा होते हैं। तो फेल भी हो जाओगे तो भी ये कहेंगे बेटा ठीक है कोई बात नहीं, अपन फिर से कर लेंगे, नहीं तो अपनी दुकान तैयार है, तू ज्यादा लोड मत ले, है ना। आजकल ये तो कितना सिस्टम, केसेस इतने ज्यादा होने लगे हैं, पता नहीं। पेरेंट्स को तो ऐसा होने लग गया कि यार तुम रहने दो, तुमसे नहीं होता है तो, बट तुम प्रेशराइज मत होना यार, प्रेशराइज मत होना, वो एक ही बात कहते रहते, तुम प्रेशराइज मत होना, तुम चीज छोड़ दो चाहे। हाँ हाँ, आजकल वाले ही, क्योंकि केसेस आजकल ही बढ़ गए हैं, ये पहले इतने थे ही नहीं, पहले इतना प्रेशर में आके आदमी मर नहीं जाता था यार। हाँ एग्जैक्ट, और आज के टाइम पे वो बेचारे अगर 2 थप्पड़ मार देना तो बच्चा पूरी रात बैठ के सोचेगा मेरे माँ बाप ने मुझे थप्पड़ मार दिया, तो वो कुछ कहते ही नहीं है, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर यू, ऑलवेज। वो तुमको पानी का ग्लास तक लाके देने के लिए रेडी है कि भाई तू पढ़ ले खाली, बस हम तेरे को तू बोलेगा वो करने के लिए तैयार है। तू चाहे दुकान पे मत आ, मुझे को पहले वाले बच्चे यार काम भी करते थे, ठीक है, दुकान पे भी जाते थे, पढ़ाई भी करते थे, खुद का भी करते थे, जो भी सब कुछ था। आजकल क्या बोलते हैं पेरेंट्स की, भाई चाहे तू दुकान पे 1 सेकंड भी मत आ, मुझे कुछ नहीं करना तेरा, तू पढ़ ले यार। वो जब वो सब कुछ करने के लिए रेडी है तुम्हारे लिए यार, सब कुछ। हाँ, 23 में मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है, हाँ तू पढ़ ले बेटा, हमें तू सही चाहिए, तू खुश चाहिए, तू अंडर प्रेशर नहीं चाहिए किसी भी चीज के अंदर। मैंने पहले क्राइटेरिया रहता था 21 में पढ़ाई भी करनी है भाई साहब, शादी भी करनी है, पापा तो कर देंगे, अदरवाइज 22 के अंदर। अब कुछ क्राइटेरियाज ही नहीं है किसी चीज के, इतना ओपन हो गए हैं सब लोग, उसमें भी इतने ओपन एनवायरनमेंट में अगर हमें पढ़ने का काम नहीं कर पा रहे, तो फिर यार आगे के प्रेशर तो तुमको पता ही नहीं है क्या है ना। तुम्हें अब तुम इंडिविजुअल, तुम्हारी एक आदमी हो बस, तुम एक जिंदगी तुम्हारी, तुम खुद, फिर ऐड हो जाएगा कोई, फिर और ऐड हो जाएंगे, तो वो अपन इमेजिन नहीं कर सकते आगे क्या होने वाला है। सिर्फ पढ़ने का काम है, उतना तो कर ही सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी बातें अपन ने खैर यहाँ कर ली आज, इसको तो एंड करते, और कोई बात है क्या करने के लिए? ठीक है, बाकी क्या करें लास्ट में, कैसे करें? 3 रिवीजन के बाद तुम्हें 1.5 दिन लगेगा ही नहीं वो चीज पढ़ने के लिए, और 3 रिवीजन के अंदर जो भी तुमको पता है कि तुम्हें एग्जाम से पहले पढ़ना है, वो हाईलाइट करके रखो, वो चीजें टिक करके रखो कि यार ये चीजें मुझे एग्जाम से पहले दिन देखनी, क्योंकि सब कुछ तो मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ सकती हूँ 1.5 दिन में। तो आने के बाद जब पहला पेपर देके आओगे, मतलब ऑडिट से पहले किसका पेपर होगा, ठीक है, तो
कॉस्टिंग का पेपर जब देख के आओगे तो उसके आने के बाद 2 घंटे रिलैक्स करने के बाद मुझे पहले चैप्टर में से ये चीजें देखनी, मतलब हर चैप्टर वाइज चीजें हाईलाइट, चैप्टर तो सारी देखने हैं तो चैप्टर वाइज चीजें क्या करके रखो, हाईलाइट करके रखो कि लास्ट डे पर मुझे इस चैप्टर में से ये चीज पढ़नी है, इसमें से ये चीज पढ़नी है, चैप्टर वाइज हाईलाइट करके रखो। हाँ बिल्कुल होंगे, फर्स्ट रिवीजन में सब करना है, पॉसिबल ही नहीं। क्वेश्चंस भी टिक करके रखो जो जो लास्ट में देखने हैं, और तुम कॉन्सेप्ट भी टिक करके रखो कि यार बस ये टॉपिक देखना है मुझे लास्ट में और कुछ नहीं देखना, दोनों में से खाली इंपॉर्टेंट। कम बोला तुमको टिकट्स के लिए मैंने मैसेज